नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। तो अन्य लोग इतने मजबूत क्यों हो सकते हैं जबकि हमारे पास केवल ये थोड़ी सी क्षमता है। यहाँ भाड़े के सैनिकों के रूप में सिकुड़ने के लिए मजबूर हैं, इस तरह के जीवन पर कार्य कर रहे हैं और अभी भी अगले भोजन में क्या खाया जाए इसकी चिंता सता रही है। अरे आप इसके बारे में नहीं जानते क्या? आप जब पहली बार प्रलय का दिन आया था तब मेडिकल सन को एक अद्वितीय खजाना प्राप्त हुआ था। ओह क्या बेमिसाल खजाना है, मुझे जल्दी बताओ, अपनी आवाज़ कम रखें। मैंने भी केवल यही सुना है। आप वध के देवता ये चेन को जानते हैं, ठीक है। हर कोई जानता है कि वह केवल इसलिए इतना मजबूत हो गया क्योंकि उसने एक स्वप्न का फूल प्राप्त किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में दो स्वप्न फूल हैं। काला फूल मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है और सफेद फूल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने सुना है कि ये चेन ने काला फूल प्राप्त किया और मेडिकल सन ने सफेद फूल प्राप्त किया, यही कारण है कि वे दोनों इतने मजबूत हैं। सपनों का फूल दो हैं। चेन्नई की पुतलियां सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। 43 अध्याय 43 सर्वनाशकारी स्थिति, 3 महाशक्तियां। पहले उन्होंने इस संभावना पर अनुमान लगाया था कि एक से अधिक स्वप्न के फूल हो सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से इसकी पुष्टि यही हो गई। इसके अलावा इस स्मृतिखंड में उजागर अन्य जानकारी भी स्वाद लेने लायक है। इनमें से सबसे प्रमुख फैक्सियोनिक शहर है जिसका उल्लेख भीतर किया गया था। ये कयामत के बाद के युग का अनोखा शहर का नाम नहीं है बल्कि अभी मौजूद है। इसके अलावा ये शहर बेहद खास है। ये शून्य से निर्मित शहर है। फैक्सियोनिक शहर की स्थापना से पहले मूल स्थल केवल खाली खेत का एक विस्तार था। यह साम्राज्य द्वारा कुछ औद्योगिक परिवर्तन आवश्यकताओं के कारण मेगा शहरों में जनसंख्या दबाव को कम करने और संयोग से ग्रामीण आबादी को आकर्षित करने के लिए बनाया गया एक शहर था। अब तक शहर मूल रूप से पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई निवासी यहाँ नहीं आया है। सच कहा जाए तो एक बिल्कुल नया, पूरी तरह से निर्जन और खाली शहर निस्संदेह डूम्सडे में एक मेगा बेस स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शहर इसकी परियोजना की शुरुआत से लेकर इसके डिजाइन तक और फिर इसके निर्माण तक लगभग पूरी तरह से चैन परिवार के लोगों द्वारा संभाला गया था। ये चैन परिवार की शक्ति का मुख्य क्षेत्र भी है। इससे पहले जब चैन को पता चला कि प्रलय का दिन निकट आ रहा है तो उन्होंने परिवार के भीतर अफवाहें सुनी कि वे फिक्सियोंग शहर को एक विशाल प्रलय के दिन के किले में बदलने का इरादा रखते थे। वर्तमान में वह अभी भी तियानहाई का प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें वहां की विशेष प्रगति के बारे में पता नहीं है। लेकिन अब इन यादों को देखते हुए ये सफल रहा होगा। फिक्सियोनिक सिटी, चैन की नजरें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसके मन में पहले से ही काफी विचार थे। बेशक वे सिर्फ विचार थे, फिक्सियोनिक सिटी ऐसी चीज नहीं है जिसे वह इस समय हासिल कर सके। उनका वर्तमान कार्य यहाँ तियानहाई में मामलों को सुलझाना है। इसके अलावा अगर वह वास्तव में तियानहाई को पार कर सकता है और यहाँ की हर चीज को अपने कब्जे में ले सकता है तो उसकी भविष्य की शक्ति जरूरी नहीं कि चैन परिवार की मुख्य शाखा से कम हो जो फिक्सियोनिक शहर पर अधिकार रखती है। यादें स्लाइड शो की तरह बहती रहीं। इस दौरान चैन ने और भी अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त की। उदाहरण के लिए चैन परिवार की प्रयोगशाला द्वारा मानव विकास को नियंत्रित करने वाली मोक्ष सीरम बनाने के बारे में झाओ इंडिया के करीब जाने की कोशिश करते समय फैंग हुआन ने जो कहा वह वास्तव में सिर्फ फैंग हुआन की बकवास नहीं थी बल्कि एक वास्तविक तथ्य था। एक और उदाहरण यह है कि फैंग हुआन की स्मृति के अनुसार प्रलय के दिन के बाद 10 लाख की आबादी वाला एक विश्व स्तरीय महानगर तियानहाई शहर व्यवस्था के पूरी तरह से ढह जाने के बाद 3 महाशक्तियों का उदय देखेगा। वे चैन परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर चैन डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी और मर्चेंट अलायंस के नेतृत्व वाला जिंगफेंग समूह है। इन 3 महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र ग्रेट रिवर डेल्टा क्षेत्र को कवर करते हैं जिसमें तियानहाई और आसपास के कई प्रांत और शहर शामिल हैं जहां प्रलय के बाद सीधे तौर पर 40 से 50 मिलियन की आबादी नियंत्रित होती है। जिनफेंग समूह को स्वाभाविक रूप से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से कहें तो ये चैन परिवार का एक हिस्सा है जिसने पहले ही क्षण ये तय कर लिया था कि प्रलय का दिन आएगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी थी जिसका गहरा आधार था। डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी काफी दिलचस्प है। ये सेना के साथ तियानहाई और आसपास के प्रांतों और शहरों में अधिकारियों के मूल जीवित कर्मियों के संयुक्त प्रयासों से गठित एक बल है। उन्होंने लगभग उन सभी नींवों को निकल दिया जो जिया साम्राज्य ने प्रलय के दिन से पहले इस क्षेत्र में रखी थी। उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय शक्तिशाली है। यह जिनफेंग समूह से कम नहीं है और शायद उससे भी आगे है, जिसे केवल चैन परिवार की एक शाखा माना जा सकता है। जहां तक अंतिम व्यापारी गठबंधन का सवाल है, ये काफी दिलचस्प है। कयामत के दिन के बाद या यूं कहें अभी, जबकि कयामत का दिन अभी तक नहीं आया है। कई धनी और शक्तिशाली पूंजीपतियों ने यह खबर जानने के बाद कि कयामत का दिन निकट आ रहा है गुप्त रूप से यह गठबंधन बनाया। गठबंधन के सदस्य जिया साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, या सीधे शब्दों में कहें तो इसका नेतृत्व करने वाले लोग जिया साम्राज्य के व्यापारी भी नहीं है। यह एक विशाल विश्वव्यापी संगठन है। मर्चेंट अलायंस, जिसे जिंगफेंग ग्रुप और डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी के साथ तियानहाई में 3 महाशक्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वास्तव में जिया साम्राज्य में उनके सच्चे मर्चेंट अलायंस की एक शाखा है। चैन फैमिली या अथॉरिटीज जैसे परिवारों के लिए व्यापारी निचले स्तर के होते हैं और मूल रूप से उनके द्वारा कभी भी सीधे तौर पर नहीं देखा जाता है। लेकिन जब दुनिया के सभी उल्लेखनीय बड़े पूंजीपति एकजुट हो जाते हैं तो यह एक ऐसी ताकत होती है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ये लोग अपने हाथों में व्यापार की जीवनधारा रखते हैं जो भारी मात्रा में संसाधनों पर कब्जा करने के बराबर है। संसाधनों पर महारत हासिल करने का मतलब हर चीज पर महारत हासिल करना है। जब अर्थव्यवस्था हो जाता है और पैसा रद्दी कागज बन जाता है तो उनके हाथों में ये संसाधन वे चीजें हैं जो वास्तव में मूल्यवान है। पड़ोसी अनाज जमा करते हैं, मैं बंदूकें जमा करता हूं, जैसी चीजों के बारे में बात न करें। बात सिर्फ इतनी है कि जिया साम्राज्य में व्यापारियों के लिए हथियार प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन है। विदेश में उन व्यापारियों के लिए हथियार दुर्लभ वस्तु नहीं है। वास्तव में कुछ विश्व प्रसिद्ध हथियार विक्रेता किसी देश के आधिकारिक संगठन नहीं है बल्कि निजी उद्यम है। अतः इस गठबंधन के बनने के बाद प्रलय के दिन इसका महाशक्ति बनना लगभग तय हो गया था। डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी, मर्चेंट अलायंस। ऐसा लगता है कि अगर मैं इन ताकतों को खत्म करना चाहता हूं और तियानहाई की इस खजाने वाली भूमि को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता हूं तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। चैन ने हल्की आह भरी। इन 2 सेनाओं के पूर्ववर्ती, एक तियानहाई के आसपास के प्रांतों और शहरों में वर्तमान अधिकारी हैं और दूसरे सिर्फ कुछ व्यापारी हैं। मौजूदा आदेश ढांचे के तहत जब वे चैन को देखते हैं तो उन्हें मूल रूप से सिर हिलाना, झुकना और अधीनस्थों की तरह कार्य करना होता है। लेकिन एक नई व्यवस्था के जन्म के बाद ये लगभग अपरिहार्य है कि ये संगठन, जिनके हाथों में कठोर शक्ति और बड़े पैमाने पर संसाधन हैं, बढ़ेंगे। भले ही उसे अब इस बारे में पहले से ही पता हो और वह पहले ही हस्तक्षेप करने की कोशिश करता हो, मुझे डर है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ जो सूचीबद्ध है वे प्रलय के दिन तियानहाई क्षेत्र की केवल 3 सबसे मजबूत ताकतें हैं। उसके नीचे कई और प्रमुख ताकतें हैं जिन्हें एक एक करके सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इनमें से प्रत्येक प्रमुख ताकत की कागजी ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि वे उन 3 प्रमुख परिवारों जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इनसे निपटने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक उन्होंने स्मृति अंशों की सामग्री को पढ़ना समाप्त नहीं किया, चैन मदद नहीं कर सके, लेकिन भरते हुए कहा कि प्रलय के दिन के बाद तियानहाई को एकजुट करना वास्तव में एक लंबी और कठिन यात्रा है। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन।
एक युवा बाघ घाटी में दहाड़ता है, एक छिपा हुआ अजगर खाई में पड़ा है। कई सक्षम लोगों ने शांतिकाल के दौरान अपनी प्रतिभा नहीं दिखाई है। एक बार अराजक समय आने पर ये लोग आधिकारिक तौर पर मंच पर कदम रखेंगे। उनकी तुलना फैंग हुआन और ये चेन जैसे भाग्य के तथाकथित बच्चों से नहीं की जा सकती, जो केवल भाग्य के भरोसे सत्ता तक पहुंचे थे। चेन के लिए इन लोगों से निपटना नियति के उन बच्चों से निपटने से कहीं अधिक परेशानी भरा है। निस्संदेह स्मृति अंशों में निहित जानकारी इसे कहीं अधिक है। कई दृश्यों में प्रलय के बाद के युग के बारे में बहुत सारी जानकारी शामिल है। बात बस इतनी है कि यह जानकारी बहुत अधिक और बहुत व्यस्त है और समय सीमित है। चेन ये देखते समय हर चीज का विश्लेषण नहीं कर सकता और सिस्टम ने यह नहीं कहा कि यह उसे सेव को फिर से लोड करने का मौका देगा। इसलिए कई चीजों के लिए वह केवल अस्थायी रूप से उन्हें नोट कर सकता है और बाद में जब उसके पास समय हो तो धीरे धीरे उनकी समीक्षा कर सकता है। खोदने लायक कई विवरणों के अलावा स्मृति के टुकड़ों में काफी ऐसी सामग्री भी है जिसे चेन बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि स्मृति के टुकड़े रुक रुक कर आते हैं और फैंग जुआन की पिछले जीवन की सभी यादों की पूरी तरह से नकल नहीं करते हैं। उस समय स्थिति को न समझने के कारण ही वह उसे समझ नहीं पाता। यह भी एक सामान्य स्थिति है। आखिरकार एक व्यक्ति की लगभग जीवन भर की स्मृति यदि आधुनिक मानकों से मापी जाए तो मानव मस्तिष्क में लगभग 7 अरब टीबी डेटा संग्रहित कर सकती है। उसने जो देखा वह केवल टुकड़े थे, पूरी चीज नहीं। हालांकि स्मृति का यह हिस्सा ही उसके लिए प्रलय के दिन के बाद की स्थिति की गहरी समझ के लिए पर्याप्त है। 44 अध्याय 44 ये चेन का हमला। चेन ने स्मृति के टुकड़ों से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी था जो वह जानना चाहता था जो उसने उनसे प्राप्त नहीं किया था। उदाहरण के लिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वायरस पूरी तरह से फैल जाएगा और निकट भविष्य में प्रलय का दिन आ जाएगा, लेकिन वह विशिष्ट दिन नहीं जानता था। उदाहरण के लिए वह केवल इतना जानता था कि सपनों का फूल यानी वेटलैंड पार्क में दिखाई देगा, लेकिन वह यह भी नहीं जानता था कि यह कब दिखाई देगा। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि सपनों के फूल के संबंध में चेन को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वह कब दिखाई देगा, क्योंकि कोई स्वाभाविक रूप से उसके लिए रास्ता दिखाएगा। ये चेन पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छे मूड में थी। अपने हाल ही में परिचित करीबी दोस्त फैन हुआन की अपनी आंखों के सामने मृत्यु होने और चेन परिवार द्वारा निशाना बनाए जाने और एक गैर व्यक्ति में बदल दिए जाने की उदासी पूरी तरह से दूर हो गई थी। कारण सरल था, उसे तियानहाई शहर के गवर्नर का समर्थन प्राप्त हो गया था। जब उसने पहले उस बूढ़े आदमी को बचाया तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने बस अपनी लौकिक क्षमता को यह संकेत करते हुए देखा था कि यह एक महान शगुन था, इसलिए उसने उसे तुरंत बचा लिया। जब वह एम्बुलेंस में उस लड़की से जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे और उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बचाया था वह तियानहाई शहर के गवर्नर के पिता थे, तो ये चेन को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने उसे इस परिणाम को तुरंत स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। सिटी गवर्नर के पिता को बचाने के कर्म बंधन पर भरोसा करते हुए और कुछ बारली परिवार की मदद करने के लिए अच्छे और बुरे भाग्य का न्याय करने की अपनी अलौकिक क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने जल्दी सिटी गवर्नर के लिए परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित कर लिया। यह भी माना जा सकता है कि वह चेन परिवार द्वारा आसानी से एक गैर व्यक्ति में बदल दिए जाने की दुविधा से पूरी तरह बच गया था, जिसके कारण वह एक भी कदम उठाने में असमर्थ हो गया था। उसी समय उन्होंने ली परिवार के सदस्यों के मुंह से तियानहाई की सामान्य वर्तमान स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने ठीक पता लगाया कि चेन परिवार किस प्रकार का परिवार था और उनका प्रभाव कितना व्यापक था। निस्संदेह ये सारी जानकारी उसने अनौपचारिक बातचीत के दौरान दी थी। ये चेन मूर्ख नहीं था। जब चेन ने शहर के एक व्यस्त इलाके में फैंग हुआन को मारने की हिम्मत की तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि चेन परिवार का प्रभाव निश्चित रूप से छोटा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ली परिवार को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि यह चेन परिवार था जिसे उन्होंने नाराज किया था। अन्यथा ये चेन ने अनुमान लगाया कि जीवन बचाने के कर्ज के साथ भी ली परिवार को उसकी मदद करने के लिए चेन परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि इस तरह से प्राप्त जानकारी अंततः सीमित और बहुत व्यक्तिपरक थी। ली परिवार के लिए चेन को यह बताना असंभव था कि उनके सर्वोच्च पद के अधिकारी तियानहाई शहर के गवर्नर ली क्विंग अब मिलने पर केवल चेन को देखकर मुस्कुरा सकते थे और उसकी प्रशंसा कर सकते थे। ली परिवार के अनुसार ये चेन को जो जानकारी मिली वह ये थी कि हालांकि चेन परिवार मजबूत था, तियानहाई में जमीन के इस टुकड़े पर एक मजबूत ड्रैगन उनके स्थानीय सांप ली परिवार को दबा नहीं सका। क्या ली परिवार गलत था? कुछ हद तक वे वास्तव में गलत नहीं थे। आखिरकार ली परिवार जो परिवार नहीं था और चेन जब भी ऐसा कहते थे उन्हें मिटा नहीं सकते थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह वास्तव में ली परिवार से अलग होने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि मौजूदा स्थिति विशेष थी और वह मामले को जटिल नहीं बनाना चाहते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि चेन परिवार के पास वास्तव में तियानहाई में ली परिवार स्थानीय सांप से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ली परिवार के सदस्य स्वयं इस बात को जानते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे बाहरी लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की गोलमोल गोलाकार बकवास कही। हालांकि जब ये शब्द चेन के कानों तक पहुंचे तो वे स्वाभाविक रूप से यह बन गए कि हालांकि ली परिवार की समग्र ताकत चेन परिवार जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन जब तियानहाई की बात आती है तो वे निश्चित रूप से थोड़ा भी डरते नहीं थे। नतीजतन चेन के प्रति उनका मूल डर कुछ और अंकों तक कम हो गया। बेशक हालांकि पिछले कुछ दिनों में चेन परिवार के प्रति उसका डर काफी कम हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कोई चिंता नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से झाओ क्विंग के संबंध में था। आखिरकार उसकी देवी शत्रु खेमे में बहुत गहराई में थी, उसके लिए कहना संभव होगा कि वह चिंतित नहीं था। हालांकि अब ली परिवार के साथ उनके संबंध पहले से ही काफी अच्छे थे, लेकिन यह उम्मीद करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था कि ली परिवार आगे बढ़कर केवल इस रिश्ते के आधार पर चेन परिवार से किसी की मांग करने में उनकी मदद करेगा। उसे ली परिवार में अपनी स्थिति को और अधिक विशेष बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए वह वर्तमान में शहर के गवर्नर ली क्विंग की बेटी लीवानडोंग को लुभाने की कोशिश में अपना दिमाग लगा रहा था। दुर्भाग्य से उनकी प्रगति काफी दयनीय थी। लीवानडोंग इस हाल की अवधि के दौरान बूढ़े व्यक्ति की देखभाल में व्यस्त थी और उसके विभिन्न निमंत्रणों और गतिविधियों पर ध्यान देने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये चेन इतने सालों तक झाओ क्विंग के लिए एक साधारण व्यक्ति था और उसे अनगिनत बार स्वीकार कर दिया गया था, फिर भी वह लगातार बना रहा। इतना छोटा झटका स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं करेगा। इसके बजाय इसने उनकी लड़ाई की भावना को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। लीवानडोंग की उनकी तलाश लगातार तीव्र होती गई। इस बात की जानकारी शहर के गवर्नर ली क्विंग को भी थी, लेकिन उनका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ये चेन कुछ हद तक दुनिया में आने वाले क्षमता उपयोगकर्ताओं के पहले बैच में से एक था। उनकी अपनी ताकत की परवाह किए बिना अकेले इस विशिष्टता को ली परिवार द्वारा निवेश के लायक माना गया। यदि ली विंटोन स्वयं इच्छुक होती तो ली क्विंग को वास्तव में उन दोनों के एक साथ आने पर कोई आपत्ति नहीं होती। ली परिवार से अधिक समर्थन पाने के लिए लीवानडोंग को लुभाने की कोशिश के अलावा ये चेन झाओ क्विंग से संपर्क करने की कोशिश करना नहीं भूले थे। उसे आश्चर्य हुआ, वह वास्तव में झाओ क्विंग के साथ संपर्क बनाने में सक्षम था। इसके अलावा उसे पता चला कि झाओ क्विंग की अपनी स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधित नहीं थी और वह जहां चाहे जा सकती थी, सिवाय इसके कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा। इस खोज ने ये चेन का दिमाग फिर से सक्रिय कर दिया। इसलिए उसने झाओ क्विंग को बाहर आमंत्रित करने का प्रयास किया और बातचीत करते समय उसने अपने शब्दों में संकेत दिया कि वह उसे चेन के चंगुल से भागने में मदद कर सकता है। झाओ क्विंग ने उसके संकेतों को स्पष्ट रूप से समझा और इस बार वह सामान्य रूप से सहयोगी थी। ये सोचकर कि उसने पहले झाओ क्विंग से अपने प्यार का इजहार करने के लिए लियानची वेटलैंड पार्क में जगह बुक की थी, ये चेन ने तुरंत झाओ क्विंग को वेटलैंड पार्क में जाने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार हालांकि झाओ क्विंग स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी और यहाँ तक कि अपने फोन से खेल सकती थी और संदेश भेज सकती थी, ये चेन के विचार में संभवतः कोई अभी भी उसे देख रहा होगा। इसलिए वह यथासंभव गुप्त रूप से कार्य करना चाहता था ताकि कोई खामी उजागर न हो।
उसे लियानची वेटलैंड पार्क में आमंत्रित करने का निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि कई दिन पहले जब उसने अभी स्थान बुक किया था तो उसने पहले ही झाओ क्विंग को वीचेट पर आमंत्रित कर लिया था। अब उसे दोबारा आमंत्रित करना वास्तव में अचानक नहीं था। इसके अलावा वह स्थान पहले से ही तियानहाई शहर का एक अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र था जो चेन परिवार के जिंगफेंग समूह से बहुत दूर था। जब तक झाओ किंग ने उनके साथ सहयोग किया और यहाँ आए, भले ही चेन परिवार के लोग पीछा कर रहे हों, ये चेन को भरोसा था कि वह चेन परिवार के लोगों की देखभाल कर सकते हैं और झाओ किंग को बचा सकते हैं। बेशक ये योजना वास्तव में खामियों से भरी थी और ये चेन खुद इसके बारे में जानते थे। हालांकि इसके खामियों से भरे होने का आधार यह था कि कोई हर समय उस पर और झाओ किंग पर सख्ती से नजर रख रहा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि चेन परिवार के सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर चेन ये इस मामले पर इतना प्रयास करेंगे। आखिरकार ये चेन ने खुद से पूछा। चेन परिवार के साथ उनकी बातचीत केवल उन 2 बार थी, एक बार बिक्री कार्यालय में और एक बार जब वह फेंग हुआन के साथ था। बाद में जब उसे एक गैर व्यक्ति में बदल दिया गया तो उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे फेंग हुआन के कारण फंसाया गया था। एक गैर व्यक्ति बनने के बाद उसे बाद में किसी खोज या इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। वह पिछले कुछ दिनों से ली परिवार में तैराकी कर रहा था और ली परिवार की जानकारी बहुत अच्छी थी, फिर भी किसी ने उसे नहीं बताया था कि चेन परिवार उसका शिकार कर रहा था। ये चेन ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि चेन परिवार को उसके जैसे छोटे फ्राई की कोई परवाह नहीं है। जहां तक झाओ क्विंग का सवाल है, ये देखकर कि वो जहां चाहे वहां जा सकती है, चेन परिवार को स्वाभाविक रूप से इसकी और भी कम परवाह थी। उन्हें यह भी संदेह था कि चेन परिवार को झाओ क्विंग के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी पता नहीं होगा। इसलिए ऐसी योजना खामियों से भरी होने के बावजूद उन्हें लगा कि सफलता की संभावना बहुत अधिक है। 45 अध्याय 45 सभी संभ्रांत बल तैनात, सपनों का फूल। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि कोई समस्या होगी। ये चेन पहले ही अपनी अलौकिक क्षमता प्राप्त करने के कारण कई बार पिट चुका था। अब तक उनका व्यक्तित्व अत्यंत सतर्क हो गया था। इसलिए जब उन्होंने लियानची वेटलैंड पार्क में झाओ क्विंग से मिलने की व्यवस्था की, तब भी उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए पहले स्थान का पता लगाने का फैसला किया। बस अगर कोई दुर्घटना घट जाए, किसी कारण से उसे हमेशा एक असहजता महसूस होती थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। इसलिए वह न केवल लियानची वेटलैंड पार्क में स्काउटिंग के लिए जल्दी पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपनी अलौकिक क्षमता का भी उपयोग किया, जिसका उपयोग वह दिन में केवल 3 बार एक बार ही कर सकते थे। पहचान के परिणाम ने तुरंत उसकी लगभग सभी चिंताओं को दूर कर दिया। सोना महान भाग्य, और यह उससे भी अधिक चमकीला सोना था जब उसने उस सुबह परिवार के बूढ़े मालिक के बीमार पड़ने का सामना किया था, इतना चमकीला कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। हालांकि उस समय के शुद्ध सोने के विपरीत इस बार उसने लियानची वेटलैंड पार्क में जो सोना देखा वह हल्के लाल रंग के रक्त लाल रंग के साथ मिश्रित था। ये चेन को इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने पहले कभी अपनी अलौकिक क्षमता में इतना चमकदार रंग नहीं देखा था, नहीं उसने इस तरह का लाल रंग कभी देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ अवसर एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया था और यह संभव था कि इसने एक अलग स्तर का संकेत दिया हो। ऐसा लगता है कि जो सुनहरे भाग्य से बेहतर है वह लाल होना चाहिए। ये चेन सोच में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में उत्साह छिप नहीं रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी देवी को बचाने के लिए बेताब था, फिर भी उसे इतनी बड़ी संपत्ति अचानक मिल गई। आने वाले प्रलय के दिन उसका जी उठना था। जबकि ये चेन उत्साहित थी, चेन ये ने अंततः पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के स्मृति अंशों को देखना समाप्त कर दिया था। वह रात को देखने के लिए स्वप्न में प्रवेश करने लगा और जब जागा तो और भी सुबह हो चुकी थी। उसने उस समय नजर डाली, आज 30 अक्टूबर था। अगर उसे सही से याद है तो यही वह दिन था जब ये चेन ने पूरा लियानची वेटलैंड पार्क बुक किया था, और अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो इस समय अवधि के दौरान वेटलैंड पार्क में सपनों का फूल दिखाई देने की बहुत संभावना थी। पिछले कुछ दिनों में ये चेन का ठिकाना वास्तव में उसके नियंत्रण में था। हालांकि इस व्यक्ति से निपटना फेंग हुआन की तुलना में कठिन था और अधिक सतर्क था। चेन परिवार के उन कुलीन लोगों के लिए उसके ठिकाने पर नजर रखना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके हर कदम और कहे गए हर शब्द को दिल से जानना काफी मुश्किल था, जैसा कि फेंग हुआन के साथ हुआ था। हालांकि ये चेन फेंग हुआन से अलग था और उसके हर शब्द और कार्य पर नजर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसका ठिकाना जानना ही काफी था। उठने और स्नान करने के बाद चेन ये बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि किंजू पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसे बाहर आते देखकर किंजुए जल्दी से एक दस्तावेज के साथ उठे और कहा, यंग मास्टर। जो लोग उन्हें देख रहे थे उन्होंने संदेश भेजा कि ये चेन ने आज सुबह ही परिवार को छोड़ दिया और लियानची वेटलैंड पार्क की ओर चले गए। वह सचमुच चला गया। चेन ने दस्तावेज लिया, उस पर नजर डाली और फिर मुस्कुराए। झाओ किंग ने अच्छा किया। यह मामला पूरा होने के बाद परिवार के उच्चतम मानक के अनुसार इनाम जारी करना याद रखें। उच्चतम मानक। किंजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, कुछ हद तक भ्रमित हो गया। चेन परिवार जैसे परिवार में स्वाभाविक रूप से आंतरिक नियमों का एक सेट होता था। सामान्यतः यदि किसी ने परिवार में योगदान दिया है तो उन्हें पारिवारिक पुरस्कार मिल सकता है, और पुरस्कारों को स्तरों में विभाजित किया गया था जो क्रमिक रूप से बढ़ते रहे। और इनाम का उच्चतम मानक, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है और रहने से पहले आसानी से किसी को अरबपति बना सकता है। चेन परिवार ने शायद ही कभी इस तरह का इनाम जारी किया हो, और यहाँ तक कि किंजुए को भी अब तक इस तरह का इनाम नहीं मिला था। हाँ, उच्चतम मानक। यदि यह मामला सफल हो जाता है। चेनिये की निगाहें थोड़ी संकुचित हो गई और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। किंजुए, जो अपने युवा गुरु से परिचित थी, को इस समय चेनिये के रवैये से तुरंत इस मामले के महत्व का एहसास हुआ। एक और शब्द कहे बिना उसने तुरंत सिर हिलाया और फिर कहा, क्या हमें बाद में लियानची वेटलैंड पार्क में और अधिक जनशक्ति भेजनी चाहिए? मैंने पहले ही आपसे पार्क के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करने के लिए कहा था, है ना? अब वहाँ क्या स्थिति है? चेनिये ने इसके बजाय पूछा। एक संयुक्त हथियार बटालियन तैनात की गई है। किंजुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। यह मूल रूप से पर्याप्त होना चाहिए, अतिरिक्त जनशक्ति भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेनिये ने अपना सिर हिलाया और कहा, सभी इकाइयों को आपूर्ति के भंडारण में तेजी लाने का आदेश दें। स्थिति अब तेजी से तनावपूर्ण होती जा रही है और जब आवश्यक हो कुछ विशेष साधनों का उपयोग स्वीकार्य है। आज 30 अक्टूबर है। मैं अगले महीने की 10 तारीख से पहले गोदाम में आपूर्ति की मूल नियोजित मात्रा का कम से कम 1.5 गुना देखना चाहता हूँ। इसके अलावा जो 20 सीरम मैंने आपको कुछ दिन पहले दिए थे, क्या आपने वे सभी वितरित कर दिए हैं? किंजू, जिसका हाथ तेजी से रिकॉर्डिंग कर रहा था, रुका और तुरंत उत्तर दिया, वे सभी कल वितरित किए गए थे। वे सभी संभ्रांत हाथ हैं जिन्हें मैंने सावधानीपूर्वक साफ पृष्ठभूमि वाले और वफादारी के साथ कोई समस्या नहीं होने के कारण चुना है। वे केवल आपके आदेशों का पालन करेंगे, यंग मास्टर। इन 20 लोगों ने मूल रूप से अपनी अलौकिक क्षमता का जागरण पूरा कर लिया है, लेकिन उनमें से कुछ की अलौकिक क्षमता सामने से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं लगती है। बेशक यह अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं के सापेक्ष है, सामान्य लोगों की तुलना में, यहाँ तक कि उनकी अलौकिक क्षमता के बिना भी उनकी अपनी ताकत सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक है। क्या आपको उन्हें देखने के लिए बुलाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जो लोग युद्ध प्रकार की अलौकिक क्षमता को जागृत करते हैं वे सीधे लियानची वेटलैंड पार्क में जाएं। जहां तक उन लोगों की बात है जिनकी अलौकिक क्षमता युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, पहले भूमिगत अनुसंधान संस्थान को रिपोर्ट करें और शोधकर्ताओं को उनका पता लगाने दें। सुचेन ने एक पल सोचा और कहा, कुछ अलौकिक क्षमताएं युद्ध के लिए उपयुक्त है और कुछ नहीं। वास्तव में उसने इसका कुछ अनुमान पहले ही लगा लिया था। ये चेन की वर्तमान अलौकिक क्षमता संभवतः उस प्रकार की है जो युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी योग्यता वाला उपयोगकर्ता निश्चित रूप से बेकार नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत ये चेन के विभिन्न स्वर विरोधी भाग्य से ये देखना मुश्किल नहीं है कि कुछ गैर लड़ाकू प्रकार की अलौकिक क्षमता युद्ध प्रकार की अलौकिक क्षमता की तुलना में अन्य क्षेत्रों में अधिक उपयोगी हो सकती है। हमारे पास युद्ध के लिए उपयुक्त कुल 18 क्षमता उपयोगकर्ता हैं। क्या हमें उन सभी को भेजना चाहिए? किंजू ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा।
उनके विचार में ये बल तियानहाई शहर के सरकारी हॉल पर धावा बोलने और शहर के गवर्नर को जिंदा पकड़ने के लिए पर्याप्त था। ये चेन को पकड़ने के लिए उन सभी को भेजना अनिवार्य रूप से थोड़ा अधिक काम था। उन सभी को भेज दो और तुम बाद में मेरे साथ आओगे। वैसे वह सुयान कहाँ है, क्या वह भी आ गई है? चेन ये ने निर्णायक रूप से कहा, मजाक कर रहा हूँ। शेर खरगोश का शिकार करते समय भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हालांकि वह भाग्य के इन बच्चों की क्षमताओं को बहुत महत्व नहीं देता था, फिर भी उसने इस समूह के कुत्ते जैसे भाग्य को कभी कम नहीं आता था। अन्यथा यदि स्वप्न का फूल अभी भी ये चेन के हाथों में गिर जाता तो वह इस दौरान व्यर्थ में व्यस्त रहता और नियति के बच्चे फैंग हुआन को मारने से होने वाला लाभ भी बहुत कम हो जाता। आखिरकार सिस्टम के पुरस्कारों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसने फैंग जुआन से प्राप्त की थी वह सपने के फूल के बारे में जानकारी थी। इस कारण से उन्होंने कयामत के दिन से पहले अपनी व्यस्त तैयारियों में से आधे महीने की तैयारी के लिए समय निकाला था। यह बिल्कुल विफल नहीं होना चाहिए। 46 अध्याय 46 में यह भी नहीं जानता कि अपने आप को कैसे उजागर करूं। स्वप्न के फूल को जब्त करना, संक्षेप में नियति के बच्चे, ये चेन की किस्मत को लूटना था। इसलिए भले ही चेन ये किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए लियानची वेटलैंड पार्क को बंद कर सकते थे, उन्होंने विशेष रूप से ये चेन को आने देने का फैसला किया था। यहाँ तक कि उसने ये चेन को लुभाने के लिए जाओ क्विंडिया को भी अपने साथ ले लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यदि नियति का ये बच्चा प्रकट नहीं हुआ तो स्वप्न का फूल, जिसने 2 प्रलय के दिन महाशक्तियों का निर्माण किया था, भी प्रकट नहीं हो सकता है। चेन ये ने पहले भाग्य और अवसरों जैसी चीजों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन व्यवस्था सामने आने के बाद और उसने भाग्य के इन बच्चों को अपनी आंखों से देखा, उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 2 दिनों में, शायद इसलिए कि उन्होंने जाओ क्विंडिया को जिंगफेंग ग्रुप में रखा था, ये चेन परिवार के समर्थन को हासिल करने और चेन परिवार द्वारा उस पर डाले जा रहे दबाव को दूर करने में कामयाब रहे थे। फिर भी वह चेन ये की नाराजगी के मूल्य में योगदान देता रहा। अब ये चेन की नाराजगी का मूल्य 4300 से अधिक तक पहुंच गया था और हत्या की संभावना भी 43% तक बढ़ गई थी। चेन को यकीन नहीं था कि ये चेन के ठीक सामने सपने के फूल को जब्त करने से हत्या की संभावना कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन यह निश्चित रूप से महत्वहीन नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ कि संभावना 90% से अधिक हो गई तो भविष्य की परेशानी को खत्म करने के लिए उसे वहीं मार देना कोई बुरा विचार नहीं होगा। हालांकि इस तरह सिस्टम पुरस्कार बहुत कम होगा, लेकिन इससे उसे बहुत सारी परेशानी से भी बचाया जा सकेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसने जटिलताओं से बचने के लिए ये चेन को अभी जाने देने की योजना बनाई। ठीक उसी तरह जब उसने पहले फेंग हुआन को मारने के लिए किंजू को बुलाने की कोशिश की थी, वह सफल नहीं हुआ था और इसे हत्या की संचित संभावना भी कम हो गई थी। 30 अक्टूबर शाम, ये चेन अपना भेष बदलकर एक बैग और हाथ में मिनरल वाटर की आधी बोतल लेकर धीरे धीरे लियानची वेटलैंड पार्क की ओर चल रहा था। वह एक पर्यटक की तरह लग रहा था जो चलने से थक गया था और आराम करने के लिए पार्क में जाने का इरादा रखता था। हालांकि जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक पार्क सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ाया और माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें सर, कार्यक्रम स्थल आज के लिए बुक कर लिया गया है। नामित आमंत्रित लोगों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ओह, मैं देख रहा हूँ, फिर कोई बात नहीं, ये चेन ने आश्चर्यचकित भाव से उत्तर दिया, फिर पार्क के प्रवेश द्वार से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बाहर निकल गया। जैसे ही वह चला गया, वह चारों ओर देखता रहा जैसे कि आराम करने के लिए जगह खोज रहा हो, और वह जल्दी सुरक्षा गार्ड की दृष्टि से गायब हो गया। प्रवेश द्वार पर रोके जाने से ये चेन उदास नहीं हुई, इसके बजाय इसे उसकी कुछ चिंताएं कम हो गईं। उन्होंने आज के लिए स्थान पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए ये सही था कि पार्क अनधिकृत लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। आखिरकार, हालांकि यह नामात्र का पार्क था, संक्षेप में ये लंबे समय से शहर में स्थित एक व्यावसायिक फार्म बन गया था। यह अन्य पार्कों की तरह नहीं हो सकता जहां कोई भी बस चल सके। बेशक पानी का परीक्षण करने के लिए खुद को प्रचन्न करना वास्तव में ये चेन की सनक थी। किसी कारण से उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई, जैसे कि बाद में कोई बड़ी घटना होने वाली हो। किसी दुर्घटना के डर से वह पार्क में स्थिति का परीक्षण करने आए थे। तार्किक रूप से कहें तो अगर उसे वास्तव में निशाना बनाया गया होता और कोई इस पार्क में उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा होता तो उसके नाड़ी बेच ने निश्चित रूप से उन्हें मूर्ख नहीं बनाया होता। वे उसके अंदर जाने के लिए मरे जा रहे होंगे तो उसे गेट पर कैसे रोक सकते थे? चूंकि पार्क की सुरक्षा पहले की तरह ही काम कर रही थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिर भी ये चेन ने जाने के बाद अपना मेकअप हटाने और अपनी वास्तविक पहचान का उपयोग करके मुख्य द्वार से प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि उन्हें लगा कि चेन परिवार को इतने लंबे समय के बाद भी उनके जैसे छोटे फ्राई के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना हमेशा सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा यदि जाओ क्विंडिया बाद में पहुंचे तो उन्हें अपनी देवी को शैतान के चंगुल से बचाने के अवसर का लाभ उठाना होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अब अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते। भले ही चेन परिवार ने इस तथ्य के बाद थोड़ी जांच की और महसूस किया कि यह वही था जिसने जाओ क्विंडिया को बाहर जाने के लिए कहा था और संभवतः उसने ही उसे बचाया था, तो क्या हुआ? क्या आपके पास कोई सबूत है? यदि उसके पास कोई समर्थक नहीं होता तो ये चेन निश्चित रूप से यह हास्यास्पद धारणा नहीं पालता कि चेन परिवार बिना सबूत के उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके पास एक समर्थक था। ये चेन को विश्वास नहीं था कि चेन परिवार एकमात्र महिला और उसके जैसे किसी व्यक्ति की खातिर ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर परिवार को नाराज कर देगा। इसलिए उनके विचार में किसी भी सबूत के साथ पकड़ा न जाना महत्वपूर्ण था। अन्यथा यदि वास्तविक साक्ष्य ये साबित करते हैं कि उन्होंने जाओ क्विंडिया को बचाया था, तो ये परिवार गलत होगा यदि उन्होंने बाद में उसके लिए बोलने की कोशिश की। पार्क की परिधि की दीवार के बाहर जंगल के एक टुकड़े पर चुपचाप अपना रास्ता बनाते हुए ये चेन ने देखा कि आसपास कोई नहीं था और उसने लगभग 3 मीटर ऊंची लोहे की बाड़ को चतुराई से पार कर लिया। एक बार पार्क के अंदर उसने खुद को झील के किनारे झाड़ियों में पाया और अवसर का लाभ उठाते हुए ले गया। फिर उसने धीरे से अपने बैग से दूरबीन की एक जोड़ी निकाली। ये वह स्थान था जिसे उसने सावधानीपूर्वक चुना था जब वह 2 दिन पहले उस स्थान का पता लगाने आया था। स्थिति उत्कृष्ट थी। ये झील के किनारे झाड़ियों में था, जिससे ये पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। साथ ही चूंकि यह अधिक ऊंचाई वाली एक छोटी पहाड़ी थी, इसलिए वह यहाँ से पार्क के प्रवेश द्वार और मुख्य गतिविधि क्षेत्र की सामान्य स्थिति को आसानी से देख सकता था। ये चेन को इस पर काफी गर्व था और उसने एक पल के लिए सोचा कि उसके पास वास्तव में एक स्काउट बनने की प्रतिभा है जिसने एक नजर में इतनी अच्छी जगह चुन ली है। और इसके लिए उन्होंने काफी तैयारियां भी की थी। अब वह झाड़ियों में लेटा हुआ था तो उसने अपने बैग से एक एक करके सामान निकालना शुरू कर दिया। उसके पास न केवल दूरबीन थी बल्कि वह एक छद्म कंबल और रात्रि दृष्टि चश्मा भी लाया था। अपने ऊपर हल्के हरे रंग का छद्म कंबल लपेटे हुए उसने यह नहीं देखा कि उसे कैसे उजागर किया जा सकता है। रात्रि दृष्टि वाले चश्मे सैनिक ग्रेडिया भी थे जो उसने परिवार से प्राप्त किए थे और वे बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। उन्होंने जाओ क्विंडिया के साथ शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया था। वर्ष के इस समय में शाम 7 बजे तक मूल रूप से अंधेरा हो जाता था। यही वह समय होता था जब रात्रि दृष्टि चश्मा काम में आता था। अब सब कुछ तैयार था, वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने उस समय नजर डाली। अभी शाम के 4:30 ही हुए थे, अभी 5 बजे भी नहीं हुए थे। ये चेन चुपचाप झाड़ियों में लेटे रहे, प्रवेश द्वार की ओर नहीं देख रहे थे बल्कि दूरबीन का उपयोग करके पार्क के अंदर मुख्य गतिविधि क्षेत्र और पार्क के कर्मचारियों के व्यवहार को देखते रहे। बहुत देर तक देखने के बाद बिना कुछ भी असामान्य देखे उसका दिल जो सस्पेंस में लगा हुआ था धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। इसके अलावा चेन परिवार जितना बड़ा परिवार, वे मुझसे निपटने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं है कि उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। उसने आत्मावभास में अपना सिर हिलाया, ये देखते हुए कि आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। लेकिन जाओ क्विंडिया के साथ उसकी नियुक्ति में अभी भी कुछ समय था। वह वहां लेटा हुआ था और चीटियां गिन रहा था। उन्होंने अपनी अलौकिक क्षमता से पहले ही पुष्टि कर दी थी कि आज यहाँ एक महान अवसर होगा। वह ठीक से नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का अवसर था।
वह सक्रिय रूप से इसकी तलाश करने के बजाय अभी भी यहीं क्यों पड़ा हुआ था। ये चेन के पिछले अनुभव के अनुसार जब तक वह उस स्थान पर पहुंच जाता जहां उसे होना चाहिए था, ये चीजें आमतौर पर उसे अपने आप मिल जाती थी, उन्हें उनकी तलाश में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर वहां पड़े रहने के बाद उबा हुआ ये चेन कुछ करने के लिए कुछ ढूंढना चाहता था, लेकिन पहले से ही अंधेरा था और उसे डर था कि यहाँ उसके फोन पर खेलने से उसे पता चल जाएगा। अत्यधिक बोरियत के कारण उसने रात्रि दृष्टि वाला चश्मा निकाल लिया। उसने आने से पहले निश्चित रूप से इस चीज का परीक्षण किया था, लेकिन चूंकि वह वैसे भी निष्क्रिय था इसलिए वह इसे दोबारा भी जांच सकता था। यह मन ही मन सोचते हुए उसने रात्रि दृष्टि वाला चश्मा अपने सिर पर लगा लिया, लेकिन अगले ही पल वह घबरा गया। क्या बकवास है, क्या ये चीज टूट गई है? इन नाइट विजन चश्मों में एक थर्मल इमेजिंग फंक्शन था जो रात में थर्मल विकिरण को पकड़ सकता था और उसे एक छवि के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत कर सकता था। सामान्यतः किसी वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा उसके द्वारा प्रस्तुत छवि का रंग उतना ही गर्म होगा। स्तनधारियों के शरीर का तापमान अधिक होता था और वे आमतौर पर नारंगी, पीले या लाल रंग के दिखाई देते थे। और अब जैसे ही ये चेन ने नाइट विजन चश्मा लगाया, उसे पता चला कि उसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर एक चमकदार लाल विशाल ताप स्रोत था जिसने उसके नाइट विजन चश्मे की स्क्रीन को लगभग भर दिया था। 47 अध्याय 47 ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर तक चकित रहने के बाद ये चेन ने अपने रात्रि दृष्टि चश्मे को समायोजित किया और बड़े पैमाने पर गर्मी स्रोत उत्सर्जित करने वाले क्षेत्र को देखा। ये स्पष्ट रूप से घास और रेत का एक सपाट टुकड़ा था जो इसके आसपास से अलग नहीं था। ऊष्मा का स्रोत कैसे हो सकता है? हतप्रभ ये चेन ने दोबारा देखने के लिए अपना रात्रि दृष्टि चश्मा वापस पहन लिया। हाँ, वह बड़ा ताप स्रोत अभी भी वहां था। धिक्कार है, मैंने एक भूत देखा है। ये कल ठीक था, क्या ये सचमुच टूट गया है? हार मानने से इनकार करते हुए ये चेन ने चश्मा वापस लगाया और आसपास का निरीक्षण किया। फिर उसने देखा कि हथेली के आकार का ये छोटा सा पार्क वास्तव में सैकड़ों मानव आकार के ताप स्रोतों से भरा हुआ था। पहली नजर में ये लाल रंग का समुद्र था। झील का किनारा विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। झील के चारों ओर की झाड़ियां मूल रूप से ताप स्रोतों से भरी हुई थी, जिनमें शायद ही कोई खाली जगह बची थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये चेन परिणाम से चकित था, इसलिए उसने तुरंत चश्मा उतार दिया, उन्हें एक तरफ फेंक दिया और अपने दूरबीन से क्षेत्र को स्कैन करते हुए शाम की मंद रोशनी में देखा। जो स्थान रात्रि दृष्टि चश्मे के नीचे ताप स्रोत के रूप में दिखाई देते थे, वहां स्पष्ट रूप से एक भी बाल दिखाई नहीं दे रहा था। का बेटा, सैन्य ग्रेड के लिए ये किस प्रकार की गुणवत्ता है? यह एक दिन से भी कम समय में टूट गया। क्या ये पूरी तरह से नकली उत्पाद नहीं है? ये चेन ने मन ही मन शाप दिया। वहां स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है, फिर भी यह गर्मी का स्रोत दिखाता है। अगर किसी कमजोर दिल ने इसे देखा तो उन्हें लगेगा कि वे किसी भूत के संपर्क में आ गए हैं। जैसे जैसे वह बोलता गया, वह उस स्थान की ओर भी बढ़ा जहां ताप स्रोत उसके बगल में दिखाई दिया था। हालांकि अगले ही पल मिट्टी और घास की जड़ें जो उसे बिल्कुल सामान्य लग रही थी, अचानक हिल गईं। इससे पहले कि ये चेन प्रतिक्रिया दे सके, मिट्टी के ढेर से एक अंधेरी खोखली ट्यूब बाहर निकली। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चिल्लाओ। जमीन के नीचे से एक धीमी आवाज आए। ये चेन का हाथ हवा में ही जम गया, न तो ऊपर जा रहा था और न ही नीचे। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद वह मुस्कुराने में कामयाब रहा। घुसपैठ के लिए खेद है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह झट से किनारे की ओर सड़क गया। आधे रास्ते में वह पीछे मुड़ना और रात्रि दृष्टि वाला चश्मा उठाना नहीं भूला जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया था। व्यक्ति हाथापाई करता है, वस्तु वहीं रह जाती है। ठीक है भाई, ये चेन बिना सोचे समझे सहमत हो गए। इसके बाद वह दर्जनों मीटर तक घिसता हुआ चला गया और अंततः राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह रुका, उसने महसूस किया कि उसके नीचे की घास सामान्य रूप से नरम थी। लाल बिंदुओं से भरी स्क्रीन के बारे में सोचते हुए जो उसने पहले नाइट विजन चश्मे में देखी थी, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से निकलने और ध्यान से नीचे देखने लगा। निश्चित रूप से किसी समय उसके पैरों के नीचे घास फूस में एक काला थूथन दिखाई दिया था। माफ करें, मैं अभी जा रहा हूँ, ये चेन ने धीमी आवाज में शुष्कता से हंसते हुए कहा। फिर बिना कुछ सोचे समझे वह नीचे झुका और घास पर तेजी से दौड़ने लगा। जब वह पाक की बाड़ के पास पहुंचा तो उसे इसकी परवाह नहीं थी कि बाहर क्या स्थिति है और वह सीधे उसके ऊपर पलट गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कुछ बड़ा हुआ था। निस्संदेह उसने नहीं सोचा था कि ये चीजें उसके लिए लक्षित थी। आखिरकार वह छुपे हुए लोगों से टकराकर एक टुकड़े में बच निकलने में कामयाब हो गया था। जाहिर है, घात लगाए बैठे इन लोगों की योजना कुछ और थी और उनका निशाना वह नहीं था। वे इस समय स्वयं को उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह बच सके। अन्यथा जिस तरह से वह अभी इधर उधर भाग रहा था, उसे नहीं पता था कि उसने कितने चंद्रवेशी लोगों पर कदम रखा है। 10 जिंदगियां पर्याप्त नहीं होती। इतने सारे लोग और उनके पास हथियार हैं, वे यहाँ घात में क्यों बैठे हैं? ये चेन ने कारण पर विचार करते हुए जोर से हंसते हुए कहा। उन्होंने तुरंत इसे अपनी अलौकिक क्षमता के संकेत से चमकती सुनहरी रोशनी के साथ जोड़ लिया। क्या वे सभी अवसर छीनने के लिए यहाँ मौजूद हो सकते हैं? इस विचार पर ये चेन चौंके बिना नहीं रह सका। यदि उसका अनुमान सच था तो यह साबित हुआ कि वह एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो उस अवसर के बारे में जानता था जो यहाँ दिखाई दे सकता है। यह ऐसा अवसर नहीं था जो विशेष रूप से उसका था। इतने लंबे समय तक अपनी अलौकिक क्षमता को अपने पास रखने के बाद उसे कमोबेशी पता चल गया था कि इसका उपयोग कैसे करना है। हालांकि अगर उसकी क्षमता अच्छी किस्मत दिखाती तो ज्यादातर समय वह बड़ा हमला करता, लेकिन इस तरह का महान भाग्य हमेशा उसकी झोली में अपने आप नहीं गिरता था, जबकि वह वहीं पड़ा रहता था और कुछ नहीं करता था। क्षमता द्वारा प्रस्तुत प्रोविडेंस के प्रकारों को आमतौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। एक तो ऐसा था जैसे उसने ओल्ड मास्टर ली को बचाते समय सामना किया था। उस समय संभवतः वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसे बचा सकता था। उस तरह की चीज मूलतः अप्रत्याशित थी। दूसरा प्रकार वस्तु संबंधी था। उदाहरण के लिए, जब वह पहले मोलभाव करने के लिए प्राचीन वस्तुओं के बाजार में जाता था तो उसे अक्सर कुछ बुजुर्ग लोग मिलते थे जो प्राचीन वस्तुओं से प्यार करते थे और सामान के लिए उसे प्रतिस्पर्धा करते थे। बात बस इतनी थी कि उसने अपनी क्षमता का उपयोग ये पुष्टि करने के लिए किया कि जिस चीज पर उसकी नजर थी वह अच्छी थी, इसलिए उसे कोई झिझक नहीं थी और वह अक्सर अपनी इच्छित वस्तुओं पर अपना हाथ रख सकता था। फिर भी कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलती। उन्होंने ऐसी स्थितियों का सामना किया था जहां एक प्राचीन वस्तु जो आसानी से 10 लाख या यहां तक कि 100 मिलियन में बिक सकती थी, एक स्टॉल पर बैठी थी और मालिक ने इसे 200,000 से कम में बेचने से इनकार कर दिया था। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और 2,00,000 निस्संदेह उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस बीच पास का एक बूढ़ा आदमी इसे खरीदने के लिए 1 लाख रुपये देने को तैयार था। वह उस खजाने से लगभग चूक गया। अंत में उसे यकीन हो गया कि यह वास्तव में मूल्यवान है, इसलिए उसने विभिन्न स्रोतों से 2 लाख रुपये एकत्र किए और स्टॉल मालिक से खजाना छीन लिया और बूढ़े व्यक्ति की अफसोसजनक निगाहों के नीचे उसे लेकर वापस लौट आया। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यदि उसने उस समय वह प्रयास नहीं किया होता तो स्टॉल मालिक ने अंततः वह वस्तु उस बूढ़े व्यक्ति को बेच दी होती। आखिरकार स्टॉल मालिक को खुद नहीं पता था कि चीज असली है या नकली या उसकी कीमत कितनी है, अन्यथा वह इसे इतनी कम कीमत पर नहीं बेचता। दूसरे शब्दों में, आइटम आधारित प्रोविडेंस कुछ ऐसा था जिसे प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करने की आवश्यकता थी। जब वह शांत बैठा होगा तो खजाना उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। मुझे क्या करना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि पाक में अवसर छीना जा सकता है, ये चेन अचानक चिंतित हो गए। इस पर विचार करने के बाद उसने कुछ ही दूरी पर स्थित पाक की ओर देखा, अपने दांत पीस लिए और फिर से उसके पास पहुंचा। रात में पाक में केवल प्रवेश द्वार और मुख्य गतिविधि क्षेत्रों में रोशनी होती थी। झील के किनारे केवल कुछ धुंधली स्ट्रीट लाइटें थीं। यह अंधेरा और उदास लग रहा था, एक आदमखोर जानवर की तरह जो अपना खूनी मुंह खोलकर अंदर मौजूद सभी लोगों को निगलने के लिए तैयार है। डॉट 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 चिल्लाओ, ब्रेक की आवाज आए। काली रोल्स रॉयस कारों का एक काफिला धीरे धीरे लियानिची वेटलैंड पार्क से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे रुका।
जैसे ही काफिला रुका, सामने और पीछे की कारों से अंगरक्षकों की तरह कुरकुरे सूट पहने 1 दर्जन पुरुष और महिलाएं बाहर निकले। इन लोगों के बाहर निकलने के बाद उन्होंने आसपास का माहौल छान मारा। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि यह सुरक्षित है, तो उनमें से एक बीच वाली कार का दरवाजा खोलने गया। चेन्ये धीरे धीरे कार से बाहर निकले। उसके बाद किंजुए और पागल सुंदर सुयान आए। उसी समय उनके पीछे की कार से शेन यांगसी और झाओ क्विंगिया भी बाहर निकले। झाओ क्विंगिया की उपस्थिति को समझना स्वाभाविक रूप से आसान था। स्पष्ट रूप से कहें तो वह ये चेन के सिर के साथ खिलवाड़ करने के लिए वहां आई थी। जहां तक शेन यांगसी को साथ लाने की बात है, इस तथ्य के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था कि मूल समरेखा में ये शेन यांगसी ही था जिसने सपनों के फूलों के बीच जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला फूल प्राप्त किया था। तार्किक रूप से कहें तो ये चेन के सरल स्वभाव को देखते हुए ये फूल झाओ क्विंगिया को दिया जाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कोई कारण नहीं था कि इसका अंश शेन यांगसी के साथ होता। फिर भी फैन हुआन की याद में जिसने दूसरा स्वप्न फूल प्राप्त किया वह वास्तव में शेन यांगसी था। इसलिए चेन्ये ने अनुमान लगाया कि भले ही स्वप्न का फूल वहीं बैठा हो, कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। संभवतः उपयोगकर्ता के लिए इसकी कुछ आवश्यकताएं थी, इसलिए वह इसे खजाने को बर्बाद करने से बचने के लिए उसे अपने साथ ले आया। 48 व्यापारी गठबंधन के जाल मार डालो। ये चेन के साथ अभी क्या स्थिति है? दूर से पाक को देखते हुए चेन्ये ने उदासीनता से पूछा। हमारे लोगों ने देखा कि ये चेन 1 घंटे पहले पाक में दाखिल हुआ था, लेकिन लगभग 1 घंटे तक रहने के बाद वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। हमें संदेह है कि उसे अंदर किसी से सामना करना पड़ा होगा। किंजू ने तुरंत उत्तर दिया। हे, चेन्ये ने ठंडी हंसी छोड़ी। क्या इन लोगों की पहचान अभी तक साफ हो पाई है? इन्हें किसने भेजा? हम अभी जांच कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सुराग हैं और जल्दी नतीजे आने चाहिए, किंजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये सुनकर चेन्ये ने और दबाव नहीं डाला। कुछ ही दूरी पर पाक को देखते हुए उसकी निगाहें अंधेरी थीं। गटर से चूहों का एक झुंड सोच रहा है कि वे दुनिया को उल्टा कर सकते हैं। दरअसल ये चेन को पाक में जिन छिपे हुए लोगों का सामना करना पड़ा, वे चेन परिवार से नहीं थे, बल्कि वे अज्ञात बाहरी लोगों का एक समूह थे जो पिछले 2 दिनों में धीरे धीरे पाक में एकत्र हुए थे। प्रारंभ में चेन्ये द्वारा पाक में तैनात गार्डों में से एक को ये चेन के जाल में फंसने का इंतजार करना था, जिसे आज सुबह गलती से पता चल गया। गार्ड ने पहले तो कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन सीधे अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दी। उस समय चेन्ये अभी भी स्मृति अंशों को बचा रहा था। इसे चेन्ये की कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों से संबंधित मानते हुए किंजू ने दुश्मन को सचेत नहीं किया, बल्कि लोगों को गुप्त रूप से पाक में स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। जैसा कि बाद में पता चला, निरीक्षण के एक दौर के बाद ये स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि पाक में दर्जनों बाहरी लोग छिपे हुए थे और सटीक संख्या को गिनना और भी कठिन था। इसलिए उसने पाक की परिधि को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए संयुक्त हथियार बटालियन के स्तर पर सीधे एक बल जुटाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया। उनके विचार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानहाई शहर में अपने सिर और पूंछ छिपाने वाले इन लोगों की पृष्ठभूमि क्या थी, संयुक्त हथियार बटालियन की ताकत उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त थी। यही कारण है कि जब चेन्ये ने सुबह उससे पूछा तो उसने कहा कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले उन्हें एक और रिपोर्ट मिली थी कि क्षेत्र के आसपास तैनात संयुक्त हथियार बटालियन के सैनिकों ने बड़ी संख्या में संदिग्ध कर्मियों की खोज की थी। इससे संकेत मिलता है कि इस समय लियानची वेटलैंड पार्क में न केवल बड़ी संख्या में अज्ञात आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, बल्कि इसके आसपास अज्ञात संख्या में लोग भी थे। इस स्थिति का सामना करते हुए पिछली चेन्ये ने शायद इस समय यहाँ आने का विकल्प नहीं चुना होगा, क्योंकि स्थिति बहुत विचित्र थी। चेन परिवार के खुफिया विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसके चेन परिवार और अधिकारियों के अलावा पूरे तियानहाई में इस पैमाने की कोई शक्ति मौजूद नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की हर हरकत पर चेन परिवार की नजर थी। उनकी जानकारी के बिना इतने सारे लोगों को गुप्त रूप से भेजना उनके लिए असंभव था। यह ऐसा था मानो लोगों का एक समूह हवा से प्रकट हुआ हो। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि ये लोग अचानक लियानची वेटलैंड पार्क में दिखाई दिए। सच कहूं तो जब उन्हें पहली बार यह खबर पता चली तो चेन्ये भी थोड़ा स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे पुनर्जन्म व्यक्ति के स्मृति अंशों से प्राप्त जानकारी के एक अन्य टुकड़े से जोड़ दिया। व्यापारी गठबंधन, एक संगठन जो भविष्य में प्रलय के दिन के दौरान तियानहाई में उसके और अधिकारियों के अवशेषों का प्रतिद्वंद्वी हो सकता था, लेकिन वर्तमान में स्पष्ट और अज्ञात था। स्मृति अंशों में यह उल्लेख नहीं है कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, लेकिन उन्होंने यह उल्लेख किया था कि मर्चेंट अलायंस बहुत अचानक से उठ खड़ा हुआ था। उनके अचानक उभरने से पहले लगभग किसी को भी इस तरह के संगठन के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए यदि यह मर्चेंट अलायंस था तो चेन परिवार के लिए अभी उनकी पृष्ठभूमि नहीं जानना सामान्य बात थी। इस युग में उन बड़े पूंजीपतियों के एकजुट होने पर उनकी संयुक्त ऊर्जा भयावह होगी। यहाँ तक कि चेन परिवार के लिए भी इसके बारे में जानने के लिए विशेष प्रयास किए बिना ऐसे संगठन के अस्तित्व की खोज करना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ जानकारी जानने के बाद चेन्ये ने सबसे पहले मर्चेंट अलायंस के बारे में सोचा, एक ऐसी ताकत जिसने अभी तक इस स्तर पर अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए दोपहर में उन्होंने लोगों से तियानहाई में विभिन्न प्रसिद्ध व्यवसायों की जांच शुरू कराई। निश्चित ही जल्द ही सुराग मिल गए। ये पता चला कि मर्चेंट अलायंस की गतिविधियां पूरी तरह से लीक प्रूफ नहीं थी। उनके इतने अचानक उभरने का कारण केवल यह था कि पहले किसी ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जो जानकारी मिली उसने चेन्ये को भी परेशान कर दिया, क्योंकि मर्चेंट अलायंस की जांच करने वालों को पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली कि जिंगफेंग समूह के भीतर मर्चेंट अलायंस के सदस्य थे और उनके पद बहुत ऊंचे थे। जिंगफेंग समूह के सार्वजनिक प्रमुख चेन मिंग के ठीक नीचे। इस नेतृत्व के माध्यम से चेन परिवार को तुरंत पता चल गया कि मर्चेंट अलायंस ने इतने सारे लोगों को लियानची वेटलैंड पार्क में क्यों भेजा था। ये सचमुच बेतुका था। दरअसल उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने इतने सारे लोगों को क्यों भेजा है। उन्होंने जिंगफेंग समूह के जासूस से केवल चेन्ये की व्यवस्था और इस छोटे से पार्क के प्रति रवैये के बारे में सीखा था और अनुमान लगाया था कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिखाई दे सकता है, शायद वायरस द्वारा उत्परिवर्तित किसी प्रकार का खजाना भी। चूंकि वायरस इतने लंबे समय से प्रकट था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस पर शोध केवल चेन परिवार द्वारा नहीं किया जा रहा था। दुनिया भर के संगठन ऐसा करने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे थे। कई प्रमुख शक्तियों को पता था कि वायरस न केवल लोगों को राक्षसों में बदल देगा या अलौकिक क्षमता को ट्रिगर करेगा, बल्कि कुछ चीजों को चमत्कारी शक्तियां भी देगा। वायरस के प्रभाव में पैदा हुए ऐसे खजाने अब कोई रहस्य नहीं रह गए थे। मर्चेंट अलायंस के लोगों ने बहुत पहले ही चेन्ये के चरित्र का स्पष्ट रूप से अध्ययन कर लिया था और जानते थे कि उन्होंने उद्देश्य के साथ काम किया है। जब तक कुछ महत्वपूर्ण सामने नहीं आता, चेन्ये ये चेन जैसे छोटे चरित्र से निपटने के लिए कभी भी इतनी बड़ी सीमा तक नहीं जाएंगे। इसलिए वे कार्रवाई का एक हिस्सा पाना चाहते थे, जिसके कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। बेशक मौजूदा जानकारी के आधार पर यह केवल चेन परिवार की अकेले थी। चेन्ये पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि मर्चेंट अलायंस इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहा था। शायद इन लोगों को कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई थी। यह भी संभव था कि मर्चेंट अलायंस में किसी के पास ये चेन के समान अलौकिक क्षमता हो। लियानची वेटलैंड पार्क के आसपास चेन परिवार की असामान्य व्यवस्था की खोज करने के बाद उन्होंने लोगों को जांच के लिए भेजा और पाया कि यहाँ कुछ असाधारण दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए इतनी ताकत जुटाई। चेन्ये का मानना था कि उत्तरार्ध की संभावना अधिक थी। आखिरकार इस युग में सभी प्रकार की अजीब और विचित्र अलौकिक क्षमताएं प्रकट हो सकती हैं, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। उसने सपने का फूल पाने की ठान ली थी। आज रात जिसने भी इसे छूने की कोशिश की वह मर जाएगा। अब वह लोगों से यह जांच करवा रहा था कि तियानहाई में मर्चेंट अलायंस के कितने सदस्य हैं और उनकी वास्तविक ताकत क्या है। एक बार जब उन्होंने ये साफ कर दिया तो स्वाभाविक रूप से असली शो शुरू हो जाएगा। जहां तक इन लोगों की बात है जिन्हें पहले ही बाघ के सिर से बाल तोड़ने के लिए भेजा गया था, अब समय आ गया है। क्या पार्क को खाली करा दिया गया है? चेन्ये ने आदेश दिया, फिर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधे पार्क के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए।
ये सुनकर किंग जू ने अपना ईयरपीस थपथपाया और ठंडे स्वर में कहा, मार डालो। टकराना। पास के पार्क में एक तेज आवाज गूंजी। आग की रोशनी ने काली काली रात को चीर डाला और इस विशाल शहर की शांति और प्रलय के दिन से पहले खिड़की के कागज की आखिरी परत को भी फाड़ दिया। उसके बाद गोलियों की तेज आवाज आई, जैसे कड़ाही में फलियां चटक रही हों। गोलियों की आवाज के साथ मिली चीख पुकार ने आसपास के अनगिनत लोगों को चौंका दिया। सड़क पर वाहन और टहलने निकले पैदल यात्री सभी ने सदमे में अपना सिर घुमा लिया। इस देश में जो दशकों से शांति में था, लोग हथियारों की मारक क्षमता के इस पैमाने से कुछ हद तक अपरिचित थे। कई लोगों को एक पल के लिए तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हालांकि चीजें स्पष्ट रूप से केवल उनके झटके के कारण समाप्त नहीं होंगी। इससे पहले कि आसपास के लोग प्रतिक्रिया कर पाते, पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित कई बड़े गोदामों से, जो हमेशा खाली दिखते थे, अचानक इंजनों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। चमचमाते बैरल वाले टैंक रोलिंग शटर दरवाजों से टकराकर बाहर निकल गए। उनके पीछे दर्जनों नवीनतम मॉडल के पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन थे। जैसे ही ये टैंक दिखाई दिए, उन्होंने अपने बैरल उठाए और पार्क की ओर निशाना साधा। दूसरी ओर वे पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन बेतहाशा तेज हो गए और बाहर आते ही आगे बढ़ गए। इन भारी हथियारों के साथ आसमान में छलावरण में रंगे एक दर्जन से अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे थे। इस समय चेन परिवार, जो ज़िया देश के सबसे मजबूत परिवारों में से एक है, ने अंततः ज़िया देश के सबसे बड़े शहर में सभी भेषों को तोड़ दिया और अपने नुकीले दांत प्रकट कर दिए, क्योंकि प्रलय का दिन करीब आ रहा था। 49 ये चेन, ये लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं? क्या वे पागल हैं? क्या मैंने किसी तरह स्वर्ग को नाराज किया है? लियानची विडलैंड पार्क के बाहरी इलाके में ये चेन, जो हठपूर्वक वापस लौट आया था, लेकिन पार्क के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, विशाल बम क्रेटर और गोले से नष्ट हो गई बाढ़ को स्तब्धता से देखता रहा। लानत है, उसने कभी नहीं सोचा था कि तियानहाई शहर के उपनगरीय इलाके में एक पार्क में घुसने से वह लगभग तोपखाने की आग से मारा जाएगा। ये बहुत हास्यास्पद था। तियानहाई शहर में दिन के उजाले में लड़ाई, यहाँ तक कि टैंक जैसे भारी हथियारों का उपयोग करना क्या कोई कानून नहीं था। स्पष्ट रूप से उसे समझ में आ रहा था कि उसकी अलौकिक क्षमता की सुनहरी रोशनी के भीतर खून की उस लकीर का क्या मतलब है। लानत है, इसका स्पष्ट मतलब था कि एक खूनी आपदा आ रही थी। यह मूल रूप से पबजी के वास्तविक संस्करण का सामना करने जैसा था। हालांकि ये तथ्य कि ये चेन भाग्य का बच्चा बन सका, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण भाग्य के कारण नहीं था। वह फैंग हुआन से कहीं अधिक मजबूत था, जो केवल अपने पुनर्जन्म के बाद एक निर्धारित मार्ग पर चलना जानता था। मूल रूप से जब उसे पार्क में इतने सारे लोगों के छिपे होने का पता चला, तो उसे यह सोचकर पीछे हटने का मन हुआ कि यह महान भाग्य का अवसर शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन अब जब दूसरे गुट ने अचानक हस्तक्षेप किया था और दोनों पक्ष लड़ रहे थे, ये चेन युद्ध के मैदान में अग्रपंक्ति में होने के कारण महसूस कर रहा था कि उसका दिमाग सक्रिय हो रहा है। ये शहर था, भले ही यह उपनगर था, ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक का उपनगर था। जनसंख्या घनत्व निश्चित रूप से दुनिया के 99% क्षेत्रों से अधिक था। यहाँ दोनों पक्षों के लड़ने से आम लोग अनिवार्य रूप से गोलीबारी में फंस जाएंगे। ये दृश्य संभवतः केवल दो पक्षों के बीच एक साधारण लड़ाई नहीं हो सकता, यह असाधारण रूप से अराजक होगा। इस अराजकता में ये चेन को अवसर नाम की किसी चीज की गंध महसूस हुई। पार्क को देखते हुए, जो पहले से ही युद्ध की लिप्पों में गिरा हुआ था, वह अपने दांत पीसने से पहले केवल एक पल के लिए झिझका और दीवार में एक गोले से बनी दरार के माध्यम से वापस पार्क में फिसल गया। प्रवेश करने की कुछ देर बाद ही उसने कुछ ही दूरी पर एक धीमी आवाज सुनी। देखने के लिए झाड़ियों को अलग करते हुए उसने एक पेड़ के नीचे से बंदूक की एक बैरल निकली हुई देखी। सच कहूं तो यदि तूतन अभी भी धूम्रपान नहीं कर रहा होता, तो संभवतः वह सीधे उस व्यक्ति के चेहरे तक चल सकता था बिना ही सोचे कि कोई वहां लेटा हुआ था। लेकिन चूंकि उसने उन्हें पहले ही खोज लिया था, ये चेन ने अपना दिल मजबूत किया, अपनी छाती से आधा फुट लंबा खंजर निकाला और चुपचाप पेड़ के नीचे छिपे स्नाइपर के पीछे पहुंच गया। वह एक योग्यता उपयोग करता था, पेशेवर प्रशिक्षण के बिना भी वह पहले से ही अपने शरीर की मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता था। बिना आवाज किए चलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब तक वह उनके सामने ठीक से नहीं आया, तब तक उसे अचानक एहसास हुआ कि पेड़ के नीचे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि दो लोग लेटे हुए थे, एक स्नाइपर और एक स्पॉटर। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने स्नाइपर को ये कहते हुए सुना, 3 बजे काले सूट में वह युवक समूह के सामने चल रहा है और उसके पीछे कई महिलाएं हैं, वह एक उच्च मूल्य का लक्ष्य है। हवा की गति XXX, आर्द्रता XXX। ये चेन को नहीं पता था कि वे किसे निशाना बना रहे थे, और उसके लिए ये समझना और भी कठिन हो गया कि कोई इतना आकर्षक कैसे हो सकता है कि ऐसी जगह पर लड़कियों के साथ खुलेआम घूम सके। हालांकि इसने उसे सही अवसर तलाशने से नहीं रोका। जिस स्थान पर ये दोनों छिपे थे, उसे पार्क में अपेक्षाकृत सुरक्षित को न माना जाना चाहिए। इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक था और यह पूरी तरह से अगोचर था। आखिरकार यह एक पेशेवर स्नाइपर द्वारा चुनी गई स्थिति थी, जो उसके द्वारा पहले चुनी गई जगह से कहीं बेहतर थी। यदि वह उन्हें बाहर ले जाता और अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए स्वयं यहाँ छिप जाता, तो यह शाम जल में मछली पकड़ने की उसकी योजना के लिए पंखों वाले बाघ की तरह होता। अज्ञात भाग्यशाली कमीने, तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने दादाजी ये चेन को धन्यवाद दे सकते हो। ये चेन ने अपना खंजर उठाया और गोलियों और तोपखाने की अराजक आवाजों के बीच बुरी तरह से वार कर दिया। एक बार से उसने सीधे निशानदेही की गर्दन में छेद कर दिया। फिर इससे पहले कि उसके बगल वाला स्नाइपर प्रतिक्रिया कर पाता, वह आसानी से और सफाई से मुड़ा और एक और झटके से अपना गला काट दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में ये चेन, जिसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, ने व्यक्तिगत रूप से 2 जीवित लोगों को मार डाला था। अपने सामने खून से लथपथ लाशों को देखकर न केवल उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसकी हृदय गति तेज हो गई, उसका एड्रेनालाइन बढ़ गया और वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस करने लगा। जब से उसे पता चला कि क़यामत का दिन करीब आ रहा है, ये चेन मानसिक रूप से खुद को हत्या के कृत्य के लिए तैयार कर रहा था। हे हा, तो हत्या करना कैसा लगता है? उसकी क्षमता उपयोगकर्ता प्रवृत्ति के भीतर गहरे हिंसक जीन ने ये चेन को अपने सामने खून और लाशों को देखते हुए बेकाबू रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर उसे इन दोनों द्वारा छोड़ी गई युद्ध की लूट का पता चला। एक उच्च परिशुद्धता स्नाइपर राइफल और देखने और निरीक्षण करने वाले उपकरणों का एक से जो बहुत महंगा दिखता था। ये चेन के लिए एकदम सही था, जो स्थिति को समझने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसका रात्रि दृष्टि चश्मा चोरी हो गया था। उसे 2 रक्तरंजित लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बस उन्हें थोड़ा अलग कर दिया और उनकी जगह पर ले गया। उसने स्पॉटर का स्कोप उठाया और उस दिशा में निशाना साधा जिस दिशा में स्नाइपर देख रहा था। हे भगवान, देखे कि मैंने अभी किस भाग्यशाली कमीने की जान बचाई है। इस चेहरे पर टैटू वाली ये लड़की कितनी सुंदर है, और एक और ऐसी जगह पर ऊंची एड़ी और काले मोजे में चल रही है। वे पैर, सर, और दूसरा भी बुरा नहीं है, वह आकृति। रुको, वह आकृति परिचित क्यों लगती है? क्या वह झाओकिंग? रुको, फिर जो आकर्षक आदमी उसके सामने है। बकवास, ये वही हरामी चेन ये है। जब उसने चेन ये को झाओकिंग के सामने चलते देखा, तो ये चेन गुस्से से आग बबूला हो गया। लानत है, अगर उसे पता होता तो वह थोड़ा इंतजार करता और स्नाइपर को पहले इस आदमी को बाहर ले जाने देता। कितना बड़ा नुकसान। और किंग्या चेन ये के साथ यहाँ क्यों होगी? क्या इस गोलीबारी में एक पक्ष चेन परिवार हो सकता है? हाँ, ये होना ही चाहिए। केवल चेन परिवार के पास ही शहर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की शक्ति और दुस्साहस है। जैसे ही ये चेन ने इस बारे में सोचा, उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने अपना माथा पीट लिया। ये सही है। लानत है, क्या ये वह जगह नहीं थी जहां उसने झाओकिंग से मिलने के लिए कहा था, और उसने हफ्तों पहले आरक्षण कराया था? क्या बकवास है, ये लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये किसी प्रकार के अवसर के लिए था जिसे उसने अपनी क्षमता के संकेत में देखा था? लेकिन आखिर चेन परिवार के इतनी बड़ी कोशिश करने के लायक होने का क्या मतलब है?
और सर्वनाश अभी भी नहीं आया है। फिर भी तियानहाई शहर में किसी ने वास्तव में चेन परिवार के साथ टकराव की हिम्मत की है। ये कुछ ऐसा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विभिन्न सुराग और खोजे हुए धागों की गड़गड़ाहट की तरह थी जो ये चेन की नसों को उत्तेजित कर रही थी। इससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उनकी नज़र में ये सब बहुत संयोगपूर्ण और यथार्थवादी था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। यदि यह संयोग था तो झाओ क्विंगिया कुछ दिन पहले भी वेक्सिन पर उसके साथ बातचीत कर रही थी। फिर भी अब वह चेन ये के साथ यहाँ दिखाई देने लगी। ये चेन झाओ क्विंगिया से बहुत परिचित थी, यहाँ तक कि उसकी टाइपिंग और बोलने की आदतों से भी। इसलिए वह निश्चित हो सकता है कि कुछ दिन पहले उसके साथ चैट करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से झाओ क्विंगिया था, न कि कोई और उसकी ओर से चैट कर रहा था। झाओ क्विंगिया उनसे उन चीज़ों के बारे में बात क्यों करेंगे, उसे यहाँ फुसलाने के लिए। लेकिन उसे यहाँ फुसलाने का क्या मतलब होगा? क्या चेन परिवार वास्तव में उसके जैसे छोटे फ्राई को पकड़ने के लिए उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये शहर में वर्तमान में चल रहे युद्ध से भी अधिक हास्यास्पद होगा। स्पष्ट रूप से ये चेन को लगा कि इस पाप की स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल लग रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि सबसे अच्छा होगा कि वह शांत पानी में मछली पकड़ने के अपने विचारों को त्याग दे और वहां से निकल जाए। लेकिन महान भाग्य ने उनकी क्षमता से संकेत दिया और दोनों पक्षों के उनके ठीक सामने एक गर्म लड़ाई में शामिल होने में संकोच नहीं करने के दृश्य ने संकेत दिया कि यहाँ दिखाई देने वाला अवसर बिल्कुल माप से परे था। अरे जो भी हो, डरपोक भूखे मरते समय सासी खुद को खा जाते हैं। मैं एक क्षमता उपयोग करता हूँ, आखिरकार मैं बस तेज रहूंगा और अगर चीजें खराब होती हैं तो भाग जाऊंगा। जब तक मैं कम प्रोफाइल रखता हूँ किसी भी पक्ष को मुझ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 50 अध्याय 50 महाशक्तिशाली व्यक्तियों का आक्रमण। डिंग कार्य प्रगति अपडेट की गई। आपके प्रति ये चेन की नाराजगी का मूल्य जोड़ 1000। वर्तमान कुल नाराजगी का मूल्य 5300। हत्या की संभावना 53%। अरे उसे वास्तव में दूसरे लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक घुसाना पसंद है। जब चेन ये ने ये जानकारी देखी तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दरअसल वह जानता था कि जंगल से कई निगाहें उसे देख रही थी, लेकिन चेन ये घबराई नहीं थी। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए स्नाइपर राइफल जैसे हथियार उसे मुश्किल से ही नुकसान पहुंचा सकते थे। ये चेन ने सोचा होगा कि स्नाइपर को बाहर निकालकर वह चतुराई दिखा रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि स्नाइपर का निशाना वास्तव में चेन ये था। क्योंकि उन्होंने जिंगफेंग समूह में झाओ क्विंगिया को आमंत्रित किया था, ये चेन ने पिछले कुछ दिनों में काफी नाराजगी का योगदान दिया था। हालांकि इस उछाल की तुलना में ये बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। चूंकि वह पास ही है, बिल्कुल सही, मुझे कुछ और नाराजगी पैदा करने दीजिए। ये सोचते हुए चेन ये एक पल के लिए रुके, फिर अपने पीछे चल रही महिलाओं की कतार के बीच में चले गए। उनके बाईं ओर किंजुए थे और उनके दाईं ओर झाओ क्विंगिया थे। ये देखकर कि झाओ क्विंगिया सामने युद्ध के मैदान से थोड़ा भयभीत लग रही थी, जहां तोप खाने की आग उड़ रही थी, चेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने चिंतित भाव से नीचे देखा और पूछा, क्या हुआ डॉक्टर झाओ, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? वह झाओ क्विंगिया से एक से लंबा था। जैसे ही वह उसे करीब से देखने के लिए नीचे झुका, दूर से देख रहे किसी व्यक्ति ने शायद इसे चुंबन समझ लिया होगा। डिंग कार्य की प्रगति अपडेट की गई। आपके प्रति ये चेन की नाराजगी का मूल्य जोड़ 500 है। वर्तमान कुल नाराजगी का मूल्य 5800। हत्या की संभावना 58%। निश्चित रूप से ये चेन की नाराजगी का मूल्य फिर से बढ़ गया। अपने संदेह की पुष्टि करने के बाद चेन ये जानबूझकर मुस्कुराए। हालांकि झाओ क्विंगिया को उसके कुछ अंतरंग हाव भाव ने चौंका दिया था। थोड़ी देर के सदमे के बाद वह हकलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ कारणों से मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा पर आएं, लेकिन चिंता न करें, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और इत्मीनान से आगे बढ़ना जारी रखा। एक क्षण बाद किंजू, जो एक टैबलेट पकड़े हुए था और संदेश प्राप्त करने और आदेश जारी करने के लिए हेडसेट पहन रहा था, रुक गया। उसने चेन की ओर देखा और कहा, यंग मास्टर, इन लोगों का जवाबी हमला बहुत मजबूत है। हेलीकॉप्टरों और टैंकों से भारी आग बुझाने के पहले दौर के बाद हमारे पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन सीधे पाक में चले गए। हमने सोचा कि उन लोगों से निपटना आसान होगा जिनके पास केवल हल्के हथियार थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उनकी प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी। पाक का लगभग 1/3 हिस्सा अभी भी उनके हाथों में है। इसके अलावा उनके कई लोग पाक के आसपास दिखाई दिए हैं। हालांकि उनके पास हमारे पास मौजूद भारी हथियारों की कमी है, लेकिन वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और शीर्ष स्तरीय व्यक्तिगत ज्ञान से लैस हैं। जटिल शहरी इलाके का उपयोग करके उन्होंने हमारी परिधीय काम के लिए महत्वपूर्ण परेशानी पैदा की है, जिससे उनकी भारी गोलाबारी को पाक के अंदर लड़ने वाले सैनिकों का समर्थन करने से रोक दिया गया है। उनके पास कंधे से दागी जाने वाली विमान भेदी मिसाइलें भी हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि पाक के चारों ओर कम से कम 3000 अज्ञात आतंकवादी हैं। जब तक वे पाक में पैर जमाए रखते हैं, उनके पास सुदृढ़ीकरण की एक स्थिर धारा होगी। इसके अलावा पाक के बाहर जटिल ऊंची इमारतों से दुश्मन की गोलाबारी का समर्थन होता है। यही कारण है कि उन्होंने अंदर जो अस्थायी स्थान बनाए हैं वे अविजित बने हुए हैं। पाक के अंदर और बाहर दुश्मन की स्थिति एक दूसरे का समर्थन करती है। अगर हम परिधि पर दुश्मनों से नहीं निपट सकते हैं तो पाक के अंदर के लोगों को थोड़े समय में बाहर निकालना मुश्किल होगा, भारी अग्नि सहायता के बिना समय। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए पाक को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने में कितना समय लगेगा? चेन ने बिना कोई भावना दिखाए शांति से पूछा। हमारे वर्तमान बलों के साथ पाक के बाहर दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से उखाड़ने और अंदर बचे हुए दुश्मनों को घेरने में कम से कम कल सुबह तक का समय लगेगा। हम कल दोपहर तक उन्हें पूरी तरह से मिटा सकते हैं, किंजू ने जल्दबाजी में कहा। बहुत देर हो गई, चेन ने अपना सिर हिलाया। क्या होगा यदि हम कुछ और संयुक्त हथियार बटालियन या यहाँ तक कि संपूर्ण भारी उपकरण संयुक्त ब्रिगेड भी लाएं? ये काम नहीं करेगा यंग मास्टर, शहरी इलाका बहुत संकीर्ण है, ऐसी फील्ड इकाइयों के लिए कम समय में तैनात करना कठिन है। किंजू ने परेशान होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ था जो उसने नहीं कहा था जब तक कि उन्होंने पहले से तैनात नहीं किया था, सभी मुख्य यातायात मार्गों को नियंत्रित नहीं किया था और आसपास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिति स्थापित नहीं की थी। फिर परिणाम को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि आज दोपहर अधिक से अधिक संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने और अधिक सैनिकों को तैनात करने का सुझाव दिया था, जिसे चेन ने स्वीकार कर दिया था। अब जब उसकी यंग मास्टर सुदृढ़ीकरण की संभावना के बारे में पूछ रही थी तो वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकती थी कि हालांकि शुरुआती तैनाती से काम चल सकता था, लेकिन अब उन्हें लाने से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी या समय काफी कम हो जाएगा। क्या यंग मास्टर को अपना चेहरा बचाने की जरूरत नहीं है? हालांकि वह चतुराई से बोली, चेन ने स्वाभाविक रूप से उसके अर्थ का अनुमान लगाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में अधिक लोगों को लाने में निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही वह बोल रहा था उसने अपने पीछे मौजूद दर्जनों एबिलिटी उपयोगकर्ताओं पर नजर डाली जिन्हें सीरम का इंजेक्शन लगाया गया था। मैं चाहता हूं कि आप आधे घंटे के भीतर पाक खाली कर दें। कोई समस्या है? मिशन की गारंटी। क्षमता उपयोगकर्ताओं का समूह तुरंत ध्यान की ओर खड़ा हो गया और चिल्लाया। चेन परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर के रूप में चेन ने अनगिनत प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी। बेशक वह बुनियादी सैन्य सिद्धांत से परिचित थे। स्पष्ट रूप से कहें तो उसने किंजू को पहले सुदृढ़ीकरण भेजने की अनुमति नहीं दी थी। इसका कारण केवल क्षमता उपयोगकर्ताओं के इस बैच की युद्ध प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। स्वाभाविक रूप से उसके अन्य अंतर्निहित उद्देश्य थे। ये विचार उन्हें पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की स्मृति के अंशों से प्रलय के दिन के बाद फीक्सियोंग शहर के बारे में कुछ जानकारी सीखने के बाद ही आए। मुख्य शाखा के सबसे बड़े युवा मास्टर के रूप में भी चेन को चेन परिवार की वास्तविक नींव की पूरी जानकारी नहीं थी। उसके पास केवल एक स्पष्ट अवधारणा थी। स्मृति के टुकड़ों की जानकारी से उसने स्पष्ट रूप से उस परिवार को कमा था जिसमें वह पैदा हुआ था।
चैन परिवार की ताकत दिखाने के अलावा इसने ये भी संकेत दिया कि चैन परिवार के मुखिया के रूप में उनके पिता का शायद इस विशाल कबीले पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, या यहाँ तक कि उनकी संपत्ति की कोई विशेष समझ भी नहीं थी, अन्यथा यह उसे नहीं रखा जाता। चैन परिवार की वास्तविक शक्ति वास्तव में उन कुछ सबसे बुजुर्ग बुजुर्गों के हाथों में थी। बेशक चैनिये के पिता या खुद चैनिये की स्थिति को देखते हुए जब तक वे कुछ दशकों तक टिके रहे, वे निश्चित रूप से भविष्य में उन बुजुर्गों में से एक बन जाएंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से तब तक इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उन्हें दूसरों के साथ सत्ता साझा करने की आदत नहीं थी। इसलिए यदि वह परिवार से अधिक समर्थन प्राप्त करना चाहता था और उसकी बाधाओं से मुक्त होना चाहता था, तो उसे अपनी कुछ वास्तविक ताकत प्रकट करने की आवश्यकता थी। अब उसके पास जो कुछ भी था वह लगभग परिवार से आया था, सिस्टम से विभिन्न पुरस्कारों और अलौकिक क्षमताओं और उन पुरस्कारों से प्राप्त क्षमता उपयोगकर्ताओं को छोड़कर। हालांकि इस स्तर पर ये चेन जैसे जंगली क्षमता वाले उपयोगकर्ता थे, वे निश्चित रूप से फीनिक्स पंथ और गेंडा सीन के समान दुर्लभ थे। एक साथ इतने सारे क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को ढूंढकर और उन्हें एक निश्चित पैमाने की लड़ाकू सेना में बनाकर चैन परिवार के पैतृक घर के उन बुरे लोगों को भी एक उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा। युवा मास्टर पाक के अंदर अभी भी कम से कम 200 दुश्मन सैनिक हैं। उन्होंने पहले से ही अस्थायी स्थान स्थापित कर लिए हैं। ये क्षमता उपयोगकर्ता वास्तव में पदों को तोड़ने के लिए हमारे सैनिकों के साथ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में उन सैकड़ों लोगों से निपटना और किसी भी बात के सुदृढ़ीकरण को रोकना, ये थोड़ा कठिन है। यह अफसोस की बात होगी अगर यहाँ कोई हताहत हुआ, किंग जू ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर हम हताहतों से डरते हैं तो युद्ध क्यों लड़ें? चेनिये ने अपना सिर हिलाया, फिर लापरवाही से अपना हाथ सुयान के सुगंधित कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके कॉलरबोन को छू रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा किसने कहा कि केवल एबिलिटी यूजर्स ही हैं? क्या वहाँ वह भी नहीं है? ठीक है सुयान, वैसे बाद में वर्दी में अंतर करना याद रखें ताकि आप गलती से हमारे अपने लोगों को न मारें। सुयान, जिसकी रक्तपिपासु प्रवृत्ति लंबे समय से युद्ध के मैदान में व्याप्त खून की गंध से उत्तेजित थी, ने उसके शब्दों पर अपनी आंखें घुमाई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बकवास करना बंद करो। तुम ही हो जो मुझे मारने दे रहे हो। किसी का भी दुश्मन के कपड़े पहनना उचित खेल है ना? ये सही है, जाओ, वापस आने पर इनाम मिलेगा। चेनिये ने उसके नितंबों को थपथपाया। हालांकि जब से सुयान ने उसका खून पिया तब से उसे उसके कभी कभार होने वाले अपमानजनक व्यवहार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर वह तुरंत अपने पट्टे से जंगली घोड़े की तरह बन गई और एक पल में मौके से गायब हो गई। अपने पीछे केवल गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से झिलमिलाता एक रक्तपिपासु छायाचित्र छोड़ रहा हूँ। $. 51 अध्याय 51 आत्मविश्वास का स्रोत क्या है? वहाँ हालत कैसे हैं? चमकदार रोशनी वाले सम्मेलन कक्ष में एक धीमी आवाज में उदासीनता से बात हुई। यह अच्छा नहीं है एलायंस लीडर, हमने जिन भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया था वे टूटने वाले हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे लोगों के पास केवल हल्के हथियार हैं, जबकि विपक्ष का विन्यास नियमित सेना से अलग नहीं है। उनके उपकरण और भी बेहतर हैं। भले ही हमने उनके परिवारों को बंधक बना लिया है और उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया है, वे अधिक समय तक नहीं रहेंगे। वे कुछ और घंटों तक टिके रह सकते थे, लेकिन अब चैन परिवार ने राक्षसों के एक समूह को रिहा कर दिया है। ये लोग चुस्त, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, अविश्वसनीय रूप से प्रशिक्षित हैं, मजबूत और विभिन्न विशेष योग्यताओं वाले। उनकी सहायता से चैन परिवार की सेनाएं अब अजेय हैं। कुछ और मिनटों में हमें लियानची वेटलैंड पार्क से पूरी तरह से हटना होगा। जल्दबाजी की रिपोर्ट ने सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर बैठे लोगों के समूह में तुरंत चर्चा का दौर शुरू हो गया। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि चैन परिवार को भड़काओ मत। वह चैन परिवार है, उनके साथ आमने सामने क्यों हो? ईमानदारी से कहूं तो ऐसा नहीं है कि मैं चैन परिवार से डरता हूं। यदि हम अब एकजुट होते हैं और एक के रूप में कार्य करते हैं तो हमारी ताकत जरूरी नहीं कि उनकी ताकत से कमजोर हो। लेकिन क्या किसी टूटे हुए पाक को लेकर चैन परिवार के साथ युद्ध करना वास्तव में उचित है? प्रलय का दिन अभी तक नहीं आया है और व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है। यदि चैन परिवार थोड़ी सी भी जांच करता है तो वे हमें ढूंढ लेंगे। यह अनिवार्य रूप से हमारी मूलपूर्व प्रलय के विकास योजना के लिए बेहद हानिकारक होगा, जिससे हमें नुकसान होगा। अविश्वसनीय रूप से निष्क्रिय स्थिति में वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पाक में क्या है। आखिरकार यह सिर्फ एक वस्तु है। इस स्तर पर हमें मूल योजना पर टिके रहना चाहिए और कम प्रोफाइल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले हम छाया में थे और कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम अचानक प्रकाश के संपर्क में आ गए हैं। एलायंस लीडर के नाम से जाना जाने वाला बूढ़ा व्यक्ति मेज के शीर्ष पर बैठा समूह को ठंडी अभिव्यक्ति के साथ आंखें भरते और विलाप करते हुए देख रहा था। एक क्षण के बाद जब चर्चा खत्म हो गई तो उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या आपकी बहस खत्म हो गई? गठबंधन नेता, हम बिल्कुल बहस नहीं कर रहे थे, चुप रहो। बूढ़ा व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ और समूह की ओर देखने लगा। यह निर्णय मिस्टर जियो और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या आप मिस्टर जियो से सवाल कर रहे हैं? जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही वे शब्द बोले गए सम्मेलन कक्ष में मौजूद लोग तुरंत चुप हो गए और अपना विरोध बंद कर दिया। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अपना स्वर थोड़ा नरम किया और शांति से कहा, आपको वहाँ की स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री जियो पहले से ही साइड पर हैं, वह इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल उस वस्तु को प्राप्त करना है जो लियानची वेटलैंड पार्क में दिखाई देने वाली है, चैन परिवार को हराना नहीं। ये भाड़े के सैनिक सिर्फ तोप का चारा हैं। यदि वे मर जाते हैं तो वे मर जाते हैं। जहां तक इस लड़ाई की बात है, यदि यह हार गई है तो यह हार गई है। आप सभी व्यापार जगत के दिग्गज हैं और व्यापार जगत एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। जब तक आप अपना प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त करते हैं, अस्थायी जीत या हार क्या मायने रखती है? चैन परिवार के पास एक विशाल उद्यम है और हम एक उच्च दांव वाला खेल खेल रहे हैं। हम कुछ जोखिम उठाए बिना कैसे सफल हो सकते हैं? मैंने अपनी बात कह दी है। मैं आप सभी से सावधानी से सोचने और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वह काम करके मूर्ख नहीं बनने के लिए कहता हूं जो आपको नहीं करना चाहिए। अन्यथा भले ही मैं हमारे पिछले संबंधों पर विचार करूं, श्री जियो को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। इतना कहने के बाद बूढ़ा धीरे से खड़ा हुआ और चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरी तरफ चल रहे भीषण युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्होंने जिस मिस्टर जियो का उल्लेख किया था वह इस समूह के बीच अत्यधिक प्रतिष्ठा रखता था। मर्चेंट अलायंस के सदस्य जो कमोबेश इस घटना पर असंतोष व्यक्त कर रहे थे, उन्हें अभी भी कुछ चिंताएं थी, लेकिन अंततः उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप अंतिम नतीजे का इंतजार करते रहे। दूसरी तरफ लियानची वेटलैंड पार्क। जैसे ही चेनिये ने एक दर्जन से अधिक क्षमता उपयोगकर्ताओं को मैदान में शामिल होने के लिए भेजा, लड़ाई तुरंत चरम पर पहुंच गई। हालांकि इन क्षमता उपयोगकर्ताओं ने हाल ही में अपनी अलौकिक क्षमता प्राप्त की थी। प्रत्येक के पास बाघों और तेंदुओं को फाड़ने की भयानक ताकत थी और उनकी गति इतनी तेज थी कि आम लोग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में उतरे, ऐसा लगा जैसे भीड़ों के झुंड में बाघ हों। उन्होंने मर्चेंट अलायंस के भाड़े के सैनिकों के कब्जे वाले पार्क के कोने में सीधे धावा बोल दिया और उनमें से दर्जनों को तुरंत बाहर निकाल दिया जो चैन परिवार की सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए अस्थायी किलेबंदी का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने पल भर में गढ़ पर कब्जा कर लिया। इसने तुरंत मर्चेंट अलायंस के भाड़े के सैनिकों को अराजकता में डाल दिया और उन्होंने स्थिति को फिर से हासिल करने के प्रयास में जल्दबाजी में एक दस्ता भेजा। हालांकि चैन परिवार की उनके पीछे की कुलीन सेनाओं द्वारा सही समय पर की गई अग्नि सहायता के तहत यह व्यर्थ होना था। दर्जन भर क्षमता उपयोगकर्ताओं में से एक भी घायल नहीं हुआ। 3 मिनट से भी कम समय में उन्होंने एक और गढ़ पर कब्जा कर लिया और पार्क में भाड़े के सैनिकों की पहले से ही कुछ स्थिति को सफलतापूर्वक कम कर दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एबिलिटी यूजर्स की भयानक शक्ति जो आम लोगों के खिलाफ लगभग अजय थी, इस तरह की शहरी सड़क लड़ाई में लगभग सार्वभौमिक रूप से सफल थी, जहां दोनों पक्षों के लिए भारी हथियारों को तैनात करना सुविधाजनक था, विशेष रूप से राक्षस सुयान की लड़ाई में शामिल होने के साथ।
जबकि अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं को भारी मशीन गन जैसे हथियारों के दमन का सामना करते समय अस्थायी रूप से आग के प्रकोप से बचने की आवश्यकता हो सकती है। सुयान के लिए यह पूरी तरह से अनावश्यक था। उसके चारों ओर चमकती फीकी बैंगनी चमक की परत एक हल्की ढाल की तरह थी। बड़े कैलिबर मशीन गन की गोलियों से उसे कोई नुकसान नहीं हो सका। उसकी गति और भी अधिक अतिरंजित थी, जो ध्वनि अवरोधक को तोड़ने के हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गई, जिससे विपक्ष को उस पर निशाना साधने का भी बहुत कम मौका मिला। एक बार जब वह निकट आ गई तो मर्चेंट अलायंस द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों को एक राक्षस के वंश का अर्थ पता चल गया। अगर इन लोगों के पास कोई जवाबी उपाय नहीं है तो हमारे लोग अधिकतम 10 मिनट में उन सभी को पाक से बाहर निकालने में सक्षम होंगे। बाद में हमें बस पाक के चारों ओर स्थान बनाने की जरूरत है और उन्हें कभी भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। किंजू ने लड़ाई को देखते हुए तुरंत कहा। हालांकि चेन्ई के चेहरे पर आराम का कोई संकेत नहीं दिखा। ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि चीजें इतनी सरल नहीं है। ये पूरा मामला शुरू से अंत तक विचित्रता में डूबा हुआ था। हालांकि दोनों पक्ष इस समय क्रूर जीवन मृत्यु संघर्ष कर रहे थे, फिर भी स्थिति कुछ रहस्यमय बनी हुई थी। लेकिन चेन्ई ने एक सिद्धांत को समझा, अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कम न आगे। मर्चेंट अलायंस के लिए चेन परिवार की ताकत को न जानना असंभव था। इन लोगों के जिंगफेंग समूह के भीतर भी गुप्तचर थे। वे निश्चित रूप से किंजू के पास गुप्त रूप से सैनिकों को तैनात करने की जानकारी से अवगत थे। ताकत में असमानता को अच्छी तरह से जानते हुए भी उन्होंने चेन परिवार के साथ सीधे टकराव में शामिल होने का फैसला किया। अब जो निश्चित था वह यह था कि ये लोग स्वप्न के फूल के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से जानते थे, अन्यथा वे इस तरह अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। लेकिन चेन्ई को विश्वास नहीं था कि पूरा मर्चेंट अलायंस लापरवाह जुआरियों से बना था, जो चेन परिवार के साथ युद्ध में जाने के लिए पत्थर पर अंडा फेंकने की इस पद्धति का उपयोग करके एक ही आइटम पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। चूंकि उन्होंने ऐसा करने का साहस किया तो उनके पास एक तुरुप का इक्का होना ही चाहिए। एक तुरुप का इक्का जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो वे अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह क्या हो सकता है? चेन्ई की आंखों में उसकी गहरी सोच झलक रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त पाक में एक भयानक विस्फोट हुआ। 52 युद्धविराम। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा है। गड़गड़ाहट। एक भयानक विस्फोट की आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। जाहिर है आज की लड़ाई में दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए हथियारों के कारण ऐसा हंगामा संभवतः नहीं हुआ होगा। हालांकि चेन परिवार के लिए ऐसे हथियार हासिल करना कठिन नहीं था। चेन्ई इतना पागल नहीं था कि शहर में उनका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा उन्हें लगा कि यह उतार चढ़ाव किसी हथियार से नहीं आया है। इसके बजाय ये कुछ ऐसा लग रहा था, वास्तविक गड़गड़ाहट। चेन्ई ने भौहें सिकोड़ ली और किंजू की ओर देखा, जो समान रूप से भ्रमित था, और पूछा, क्या आपकी बिजली की अलौकिक क्षमता इतना शोर कर सकती है? किंजू ने सिर हिलाया। ये संभव है, लेकिन इस तरह के कदम का उपयोग करने के बाद मुझे डर है कि मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मैं सारी युद्ध क्षमता खो दूंगा। अभी वह कुछ और रहा होगा, है ना? इस स्तर पर कोई भी क्षमता उपयोग करता ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अस्तित्व में नहीं है। चेन्ई ने सिर हिलाते हुए अपने बारे में और फिर नियति के उन बच्चों के बारे में सोचा। जरूरी नहीं, बहुत हो गई बात, आगे वालों से पूछो क्या हुआ। ठीक है। किंजू ने जल्दी से अपने ईयरपीस को तपतपाया और जल्दी से पूछा कि अभी क्या हुआ था। वह जल्दी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चेन्ई के पास लौट आए। यंग मास्टर, अभी हंगामा वास्तव में एक क्षमता उपयोगकर्ता की अलौकिक क्षमता के कारण हुआ था। काले रंग का एक युवक अचानक मर्चेंट अलायंस की स्थिति में दिखाई दिया। जब हमारे क्षमता उपयोगकर्ता उनकी पंक्तियों के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने के लिए बिजली की अलौकिक क्षमता के समान शक्ति का उपयोग किया। जैसी कि उम्मीद थी, उनके पास तुरुप का इक्का था। ये सुनकर चेन्ई ने अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, हताहत की स्थिति क्या है? प्रतिद्वंद्वी की अलौकिक क्षमता बहुत मजबूत है। सामने वाले हमारे 2 क्षमता उपयोगकर्ताओं के मारे जाने की पुष्टि की गई है और उनके पीछे कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा मिस सुयान हमले की सीमा के भीतर थी, बिजली गिरने के ठीक केंद्र में। हालांकि उसे काफी दूर तक उड़ा दिया गया था, लेकिन वह घायल नहीं हुई है और वर्तमान में उस युवक का सामना कर रही है। इस व्यक्ति की अचानक उपस्थिति के कारण युद्ध क्षेत्र लगभग युद्धविराम की स्थिति में आ गया है। सुयान सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उसका सामना कर रही है। चेन्ई कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी आंखें गंभीरता से भर गईं। कुछ समय तक उसके साथ व्यवहार करने के बाद उसे ठीक पता चल गया कि सुयान का स्वभाव कैसा था। अभी वह हत्या के उन्माद में थी। यदि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम होती और वे उसे उकसाने का साहस करते तो वह बिना सोचे समझे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया था और इसके बजाय गतिरोध में थी। इसका मतलब था कि सुयान का मानना था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत संभवतः उससे कमतर नहीं थी। यहाँ तक कि खून की प्यासी उन्मत्त अवस्था में भी उसने अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से बड़ा करने के लिए अपने हत्या के इरादे को जबरन दबा दिया था। दिलचस्प, हल्की सी हंसी के साथ चेन्ई स्थिति की जांच करने वाली थी। तभी किंजू, जो आगे की स्थिति पर नजर रख रहे थे, ने अचानक कहा, यंग मास्टर, प्रतिद्वंद्वी बुला रहा है। ओह, चेन्ई ने दिलचस्पी से पूछा, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा। किंजू की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा कि वह तुमसे बात करना चाहता है। युवा मास्टर, सामने युद्ध का मैदान बहुत खतरनाक है। इस दुर्घटना के कारण लड़ाई रुक गई है और किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। मैं आपको वहां जाने की सलाह नहीं देता। हालांकि चेन्ई स्वाभाविक रूप से उसके सुझाव को नहीं सुनेंगे। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, चूंकि दूसरे पक्ष ने निमंत्रण दिया है, इसलिए न जाना थोड़ा शिष्टता होगी। चलो चलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोर्चा संभाला और पाक में कदम रखा। पाक का प्रवेश द्वार चेन परिवार के नियंत्रण में था, इसलिए बारूदी सुरंगों की कोई संभावना नहीं थी और अब भारी सुरक्षा गार्डों के साथ ये वास्तव में बाहर की तुलना में अधिक सुरक्षित था। इस प्रकार एक पल के विचार के बाद चेन्ई झिझक रहे शेन्यान्सी और अन्य लोगों को इशारा करना नहीं भूले। आप सभी हमारे पीछे पीछे अंदर आएं। आपको अग्रिम पंक्ति में जाने की जरूरत नहीं है, बस पीछे एक सुरक्षित क्षेत्र में रहें। कोई मजाक नहीं, कौन जानता था कि ये महिलाएं, जो मूल समय रेखा में स्वप्न के फूल से संबंधित थी, इसकी उपस्थिति के लिए पूर्व शर्तों में से एक थी। अब जब चेन्ई खुद अग्रिम पंक्ति की ओर जा रहे थे तो उन्होंने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें बाहर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर हालांकि महिलाएं कुछ हद तक डर गईं, फिर भी दांत पीसकर उसके पीछे पीछे पाक में चली गईं। बेशक चेन्ई किंजुए को सीधे युद्ध के मैदान में सबसे आगे ले गए। पाक में युद्ध रेखा को झील के दूर प्रवेश द्वार से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कोने में धकेल दिया गया था। चेन्ई को वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। जब तक वह इत्मीनान से पहुंचा 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। मोर्चे पर युद्ध के मैदान को काफी दुखद ही कहा जा सकता है। एक समय हरा भरा और भारी जंगल वाला पाक अब गहन युद्ध के बाद मुख्य युद्ध क्षेत्रों में युद्ध का दृश्य बन गया है। पेड़ या तो जल रहे थे या उनकी जड़ें नष्ट हो गई थीं। ये प्रलय के दिन की तरह बर्बादी और वीरानी का मंजर था। बिल्कुल सामने दोनों पक्षों की अस्थायी स्थिति के बीच निकटतम दूरी 50 मीटर से कम थी। यह एक ऐसी दूरी थी जहां एक साधारण सैनिक भी दूसरे पक्ष पर ग्रेनेड से हमला कर सकता था। युद्ध का मैदान लाशों से बिखरा हुआ था, जिनमें अधिकतर मर्चेंट अलायंस के लोग थे। निस्संदेह ऐसा नहीं था कि चेन परिवार के लोग लोहे के बने थे और मर नहीं सकते थे, बल्कि ऐसा था कि क्षमता उपयोगकर्ताओं के शामिल होने से प्रतिद्वंद्वी की रक्षात्मक रेखाएं लगभग तुरंत ही टूट गईं। एक बार जब सीमाएं टूट गईं तो कुलीन सैनिक भी अराजकता में पड़ जाएंगे। चेन परिवार के सैनिकों के एबिलिटी यूजर्स के साथ मिलकर हमला करने से स्वाभाविक रूप से उनकी हताहत संख्या कम थी। सामने पहुंचकर चेन्ई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रतिद्वंद्वी की स्थिति के सामने एक बड़ा जला हुआ गड्ढा देखा। उन्होंने एबिलिटी यूजर्स के 2 जले हुए और क्षत विक्षत शरीरों को भी देखा, जिससे वह घबरा गए।
लाशों के पास काली टी शर्ट पहने एक युवक खड़ा था। युवक के मध्यम लंबाई के बाल उसके सिर पर ढीले लटक रहे थे। इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में भी सुयान जैसे भयानक अस्तित्व का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति सहज और आसान थी। तनाव का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, जैसे कि वह अपने ही पिछवाड़े में टहल रहा हो। चेन ये अपनी जगह से बाहर निकले, उसकी ओर देखा और चुप रहे। इसके बजाय वह सुयान के पास गया और पूछा, ये कैसा है? ये देखकर कि वह अंततः आ गया, गंभीर सुयान ने चुपचाप राहत की सांस ली और फिर दयनीय रूप से कहा, दर्द होता है। शायद इसका मतलब यह था कि वह घायल नहीं थी। चेन ने उस लड़की पर नजर डाली जो कमजोर लग रही थी लेकिन वास्तव में अकल्पनीय रूप से सख्त थी। फिर उसने अपनी नजर उस युवक की ओर घुमाई। काले कपड़े वाला युवक भी उसे देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो युवक मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि यह चेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। मैं जियो युआन हूँ। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मर्चेंट अलायंस ने ऐसा करने की हिम्मत ज्यादातर इसलिए की क्योंकि उनके पास विश्वास का कोई अन्य स्रोत था। मुझे लगता है कि वह स्रोत आप हैं। चेन यहाँ से गलत मत समझो यंग मास्टर चेन, मेरा उनसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ किसी की मदद करने के लिए आया हूँ, जियो युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य रूप से उनके लोगों को आपके चेन परिवार से कुछ सुराग मिले और कुछ प्रासंगिक क्षमता उपयोगकर्ताओं को जांच करने का एक तरीका मिला। उन्हें पता चला कि एक असाधारण खजाना यहाँ उभरने वाला है और उन्होंने वादा किया कि अगर मैंने मदद की तो हम खजाने को विभाजित कर देंगे। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, है ना? वास्तव में यहाँ जो प्रदर्शित होने वाला है उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। चेन ने सहमति में सिर हिलाया। देखना, जियो युआन ने ताली बजाई। इसके बारे में क्या? लड़ना और मारना इतना अपरिष्कृत है और खजाना अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए ये युद्ध का समय नहीं है। देखने से लगता है कि आपकी क्षमता उपयोगकर्ता शायद मुझे हरा नहीं सकते। ये छोटी महिला मजबूत है लेकिन उसके तरीके थोड़े सीमित हैं, इसलिए वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस स्थिति में हम एक अस्थायी संघर्ष विराम क्यों नहीं बुलाते? बाद में जब खजाना बाहर आएगा तो हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। जो कोई भी इसे पकड़ता है वह रखता है ये। उसके बारे में क्या ख्याल है? अपने होठों पर वसंत की हवा जैसी ताजगी भरी हल्की मुस्कान के साथ चेन्नई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने जवाब दिया, मैं इस विचार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अध्याय 53 प्रत्येक अपनी अद्वितीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। आपके निकट भाग्य के एक बच्चे का पता चला है। मिशन को अद्यतन कर दिया गया है। मिशन, नियति के बच्चे जियो युआन को मार डालो। कृपया ध्यान दें, भाग्य के बच्चे के पास अत्यधिक भाग्य होता है और उसे बिना सोचे समझे नहीं मारा जा सकता। हत्या संभव होने से पहले आपको उनके भाग्य को कम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में आक्रोश मूल्य जमा करना होगा। नियति के बच्चे जियो युआन के लिए वर्तमान आक्रोश मूल्य 0। हत्या की सफलता दर 0%। अपने सामने अचानक आए सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखकर चेन्नई को एहसास हुआ कि आज का मामला संभवतः शांति से समाप्त नहीं होगा। जियो युआन, नियति का एक बच्चा जिसकी अपनी ताकत सुयान से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी और जिसे मर्चेंट अलायंस जैसी प्रमुख शक्ति का समर्थन प्राप्त था। उनकी स्क्रिप्ट फैंग हुआन और ये चेन की नियति स्क्रिप्ट के अंडरडॉग के पलटवार से पूरी तरह से अलग थी। वह सिस्टम प्राप्त करने के बाद से चेन्नई के सामने आया सबसे कठिन प्रतिद्वंदी भी होगा। ज्यादा नहीं तो क्या यंग मास्टर चेन का इरादा अब इस पर काम करने का है? जियो युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से अगर यह कुछ मिनट पहले होता, अगर आप लड़ना चाहते तो मुझे थोड़ा सा दर्द होता। आखिरकार ये तियानहाई है। कौन जानता है कि इस विशाल शहर के नीचे कितने महत्वाकांक्षी लोग छिपे हुए हैं। मुझे ये भी डर था कि अगर हम बहुत अधिक लड़े तो किसी और को फायदा होगा, इसलिए मैं अंत तक आपसे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब हमारे बीच केवल इतनी ही दूरी है यंग मास्टर चेन, तो क्या आपको लगता है कि हम लड़ेंगे या नहीं? यह फैसला करना अभी भी आप पर निर्भर है। जब तक मैं चेन परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर तुम्हें पकड़ लेता हूं, न केवल हमें लड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि चेन परिवार के मौजूद सदस्यों को अपने युवा मास्टर तुम्हें फिरौती देने के लिए उस खजाने को पाने में मेरी मदद करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? आपके चेन परिवार की शक्ति की मदद से निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। आपने बहुत सारी बकवास बातें की हैं। मुझे लगा कि आपके पास कुछ गहरी अंतर्दृष्टि है, लेकिन आप सिर्फ मुझे बंधक बनाना चाहते हैं। कोशिश करने के लिए आपका स्वागत है। चेन्नई ने कुछ अधीरता से उसे रोका, फिर उसके पीछे अपना हाथ लहराया। किंजू तुरंत एक बॉक्स अपने पास लाया और उसे खोला। बक्से के अंदर एक सुंदर लंबी कृपान रखी हुई थी। ताम कृपान की शैली में कृपान का ब्लेड लंबा और सीधा था। ये पूरी तरह से स्याही की तरह काला काला था और जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था। ये स्पेशल मेटल कॉम्बैट सेबर था जिसे पहले सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया गया था। चेन्नई ने स्वाभाविक रूप से पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। इस कृपान की न केवल अलौकिक क्षमताओं के साथ बहुत अनुकूलता थी, बल्कि उनकी शक्ति पर एक निश्चित प्रभाव भी था। उस पर बने अति सुंदर पैटर्न जो सजावट के लिए प्रतीत होते थे, वास्तव में विद्युत तारों के समान एक प्रकार का सर्किट थे। हालांकि जबकि सर्किट बिजली ले जाते हैं, ये पैटर्न अलौकिक क्षमता रखते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कृपान के हाथ में होने से चेन्नई की युद्ध शक्ति कम से कम दोगुनी हो सकती है। पहले इसका परीक्षण करने के बाद उन्होंने कृपान को अध्ययन के लिए भूमिगत अनुसंधान संस्थान में भेजा था। इस बार जब वह बाहर आने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें यह आभास हो गया था कि कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे साथ ले आए। जियाओ युआन की नजर एक पल के लिए लड़ाकू कृपान पर टिकी रही और फिर उसने प्रशंसा की, जैसा कि चेन परिवार से अपेक्षा की जाती है, इतनी गहरी नींव, यहाँ तक कि प्रोफाउंड आयरन जैसा खजाना होने के लिए। मुझे ये कृपान काफी अच्छी लगती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर चेन से अलग हो सकते हैं। गहरा लोहा। चेन्नई की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। सिस्टम के विवरण से वह केवल ये जानता था कि इस कृपान को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री धातु थी जो वायरस द्वारा नष्ट होने के बाद उत्परिवर्तित हो गई थी, जिससे एक क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री बन गई। जहां तक गहरे लोहे की बात है, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह ज्ञात था कि इन वस्तुओं के लिए प्रणाली के स्पष्टीकरण मूल रूप से प्रलय के बाद के मानकों का पालन करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलय के बाद इस धातु को विशेष धातु कहा जाना चाहिए। यह ज़िया देश के शोधकर्ताओं की नामकरण आदतों से भी मेल खाता है, संक्षिप्त और व्यापक, जिससे कोई भी नाम देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि यह किस प्रकार की धातु थी। हालांकि प्रोफाउंड आयरन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह एक काल्पनिक शैली की ओर झुकता है, जिससे ये कुछ हद तक स्पष्ट और रहस्यमय लगता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह शोधकर्ताओं द्वारा नामित कोई चीज़ है। सिस्टम ने तब उल्लेख किया था कि कयामत के दिन के बाद खनिजों पर वायरस के प्रभावों का अध्ययन करते समय ज़िया देश के शोधकर्ताओं द्वारा गलती से इसकी खोज की गई थी। इससे वह शायद इस संभावना को खारिज कर सकता है कि जियो युआन फैंग हुआन की तरह एक पुनर्जन्मित व्यक्ति था। अपने दिमाग में जियो युआन की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाते हुए चेन्नई का स्पष्ट रूप से उसके उकसावे का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने धीरे से ताम कृपान निकाला और म्यान किंजू को सौंप दिया और उसे पीछे हटने के लिए कहा। फिर ब्लेड को सहलाते हुए वह मुस्कुराया और कहा, इस कृपान ने अभी तक खून का स्वाद नहीं चखा है। मुझे लगता है कि आपका सिर काफी अच्छा है। ब्लेड को पवित्र करने के लिए इसे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता है। संयोग से तुमने मेरे व्यक्तित्व को भी घायल कर दिया। ऐसे में आओ और अपनी मृत्यु को प्राप्त करो। डिंग, मिशन की प्रगति अपडेट की गई। बधाई हो, आपने जियो युआन से जोड़ 200 आक्रोश मूल्य प्राप्त किया है। वर्तमान आक्रोश मूल्य 200। हत्या की सफलता दर 2%। जियो युआन का चेहरा स्पष्ट रूप से काला पड़ गया। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि तुम एक प्रतिष्ठित परिवार के लाड़ प्यार वाले युवा मालिक वास्तव में कितना कौशल रखते हो। 6 डिंग और 6 जिया स्वर्गीय सैनिक। अगले ही पल उसे लापरवाही से मुट्ठी भर छोटी सुनहरी फलियां बाहर फेंकते हुए देखा गया। हवा के संपर्क में आने पर ये फलियां बड़ी तेजी से सुनहरे कवच पहने लंबी कृपान धारण करने वाले और आक्रामक दिखने वाले लंबे योद्धा में बदल गईं। ये कैसी भूतिया अलौकिक क्षमता है, सुयान ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
यह शायद कोई अलौकिक क्षमता नहीं है। चेंजी ने अपना सिर हिलाया, फिर उसके सिर के पिछले हिस्से को थपथपाया। मैं ये कुछ खिलौने तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इन तथाकथित 6 डिंग और 6 हेवनली सोल्जर्स की ताकत लगभग सामान्य क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के बराबर लगती थी। जियो युआन ने संभवतः नहीं सोचा था कि वह इन चीजों का उपयोग करके चेन्नई से निपट सकता है। वे सुयान और अन्य चेन परिवार एबिलिटी उपयोगकर्ताओं को रोकने का एक साधन मात्र थे। वे जीवित चीजें नहीं हैं। सुयान ने बिना किसी दिलचस्पी के अपना सिर हिलाया। उसे बिना मांस और खून की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेन्नई ने हंसते हुए कहा, आप इन चीजों से निपटे और मैं उस बच्चे के हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसे पकड़ लूंगा ताकि मैं हर दिन आपके पीने के लिए उसका खून निकाल सकूं। इस पर सुयान की आंखें चमक उठी। बिना कुछ कहे उसने सीधे ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, प्रकाश की एक लकीर में बदल दी और सुनहरे बख्तरबंद योद्धाओं के समूह में घुस गई। ये स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा डरावने दिखते थे, लेकिन सुयान की राक्षसी ताकत के सामने वे कागज की तरह थे। वह एक ही मुक्के से किसी को भी नष्ट कर सकती थी। हालांकि अजीब बात है कि जिन स्वर्ण बख्तरबंद योद्धाओं को उसने कुचल दिया था, वे जल्द ही फिर से एकजुट हो गए और युद्ध में फिर से शामिल होने के लिए अपनी कृपाण उठा ली। वे स्पष्ट रूप से अजय राक्षसों का एक समूह थे। वास्तव में उनमें कुछ न कुछ है। चेन्नई ने यह देखा, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुए। यदि वे वास्तव में कुछ सामान्य क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के स्तर की चीजें थी, तो जियो युआन ने शायद सुयान को उनके साथ रोकने का प्रयास नहीं किया होता। ठीक है, अब ये सिर्फ हम दोनों हैं। युवा मास्टर चेन, मैं अपनी मृत्यु से मिलने आया हूँ। जियो युआन धीरे धीरे ऊपर उठा। उसी समय उसके दाहिने हाथ के झटके से पीले तावीजों का एक गुच्छा उसकी उंगलियों पर दिखाई दिया। तावीजों में से एक बिना आग के प्रज्वलित हो गया और जियो युआन के पीछे हवा से एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। अग्नि ड्रैगन मंत्र आदेश। दहाड़ 10 मीटर से अधिक लंबे फायर ड्रैगन ने आग की लपटों की एक ऊंची दीवार को तोड़ दिया। अंतहीन गर्मी लेकर वह सीधे चेन्नई पर झपटा। दिलचस्प, चेन्नई हंसे और उनके हाथ में एक बड़ा आग का गोला दिखाई दिया। अगले ही पल उसने लापरवाही से विशाल आग के गोले को कुचल दिया। चमकीली पीली संप्रभु अग्नि उसकी बांह से अमृत की तरह बह रही थी, जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके हाथ में मौजूद लड़ाकू कृपाण भी आग की लपटों में घिर गया और तीखी लाल चमक बिखेरने लगा। बूम, उड़ती मिट्टी के साथ चेन्नई ने आगे कदम रखा और अपने नीचे की जमीन को तोड़ दिया और अग्नि ड्रैगन का सामना करने के लिए आकाश में उड़ गया। रात के आकाश के नीचे ज्वाला कवच पहने चेन्नई क्रूर अग्नि ड्रैगन से आमने सामने भिड़ गए। इस क्षण दृश्य स्तब्ध हो गया। फिर सूरज जैसी चमकदार रोशनी अचानक फूट पड़ी, जिससे त्यान्हाई का लगभग आधा हिस्सा रोशन हो गया। 54 अराजकता आधिकारिक राय। मेरी आंखें। माँ देखो, सुबह हो गई है, देखना बंद करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें अभी ग्रामीण इलाके में दादी के घर जाना है। जब लोगों ने कहा कि शहर के दक्षिण में युद्ध हुआ है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह वास्तव में हो रहा है। वह किस प्रकार का हथियार है? परमाणु बम। यह एक छोटा सामरिक परमाणु हथियार हो सकता है। वैसे भी वहाँ निश्चित रूप से युद्ध चल रहा है और वे सामूहिक विनाश के हथियारों का भी उपयोग कर रहे हैं। हमें छोड़ना होगा, बड़े शहर से बाहर निकलें और ग्रामीण इलाकों में शरण लें। काम के बारे में क्या ख्याल है? मुझे कल काम पर जाना है। बस भागो, तुम्हारी जान खतरे में है, काम की परवाह किसे है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सड़कों पर त्यान्हाई शहर के कई निवासी जो लियानची वेटलैंड पार्क में हंगामे से बाहर निकल आए थे, अब तीव्र चमक और विस्फोटों की भयानक आवाज से चौंक गए थे। जिया साम्राज्य ने लंबे समय तक शांति का आनंद लिया था। लोग बहुत पहले ही भूल चुके थे कि युद्ध कैसा होता है। लियानची वेटलैंड पार्क में लड़ाई काफी समय से चल रही थी, लेकिन आसपास के कई निवासियों को यह भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। दूर के लोगों की तो बात ही छोड़िए, जो गोलियों की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। लेकिन अब इस विस्फोट और चकाचौंध रोशनी के साथ लोगों को अंततः एहसास हुआ कि उनके शहर में कुछ बड़ा हो रहा था। तुरंत उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी करने लगे। जिनके पास निजी कारें थीं वे तुरंत चले गए, जबकि जिनके पास निजी कारें नहीं थीं वे सब्वे में घुस गए। आखिरकार सामान्य ज्ञान वाले अधिकांश आधुनिक लोग जानते थे कि परिवहन के अलावा मेट्रो स्टेशन आमतौर पर युद्धकालीन आश्रयों के रूप में भी काम करते हैं। कुछ समय के लिए सड़कें अविश्वसनीय रूप से भीड़भाड़ वाली थी और नीचे के मेट्रो स्टेशन लोगों से भरे हुए थे। पूरे शहर में दहशत फैलने लगी और 20 मिलियन से अधिक की आबादी वाले एक महानगर के दहशत में आने का परिणाम पूरी तरह से अराजकता का प्रकोप था। आम लोगों ने केवल सुरक्षा के लिए शहर से भागने के बारे में सोचा, जबकि गलत इरादे वाले लोगों ने अराजकता का फायदा उठाकर लूटपाट और दंगे शुरू कर दिए। जैसे ही भयानक विस्फोट हुआ, त्यान्हाई में ये रात शांतिपूर्ण नहीं होनी थी। त्यान्हाई सिटी गवर्नर्स मेंशन। शहर के गवर्नर ली क्विंकॉन का कार्यालय पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्रशासनिक जैकेट में त्यान्हाई शहर के उच्च पदस्थ अधिकारी, साथ ही सैन्य वर्दी में जनरल भी थे। सिटी गवर्नर चेन परिवार इस बार बहुत आगे बढ़ गया है। ये लाखों लोगों का शहर है, क्या उनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है? ऐसे समय में जब लोग पहले से ही डरे हुए हैं, उनकी हरकतें स्थिति को और अधिक अराजक बना देंगी। यदि अधिकारी प्रभावी उपाय नहीं कर सकते हैं तो बाद में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होगा। आदेश दें सिटी गवर्नर। शहर के बाहर तैनात 2 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड पूरी तरह से सुसज्जित हैं और जीवित गोला बारूद से भरी हुई है, किसी भी समय जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके उपकरण चेन परिवार के हैवी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड जितने अच्छे नहीं हैं, जबकि हम खुले मैदान की लड़ाई में उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन शहरी सड़क लड़ाई में वे हमसे बहुत हीन हैं। आपके आदेश से हम इस तमाशा को 1 घंटे के भीतर समाप्त कर सकते हैं। हाँ, आदेश दीजिए सिटी गवर्नर। भले ही चेन परिवार शक्तिशाली हो, आखिरकार ये त्यान्हाई है, अन्य परिवार उन्हें यूं ही भागने नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने अधीनस्थों के आग्रह को सुनकर ली क्विंकॉन मुख्य सीट पर बैठ गए, चुप रहे और कोई राय नहीं दी। वर्तमान जिया साम्राज्य में सिटी गवर्नर जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे। वास्तव में उसके पास अराजकता को दबाने के लिए शहर में सीधे सेना तैनात करने का अधिकार था। निस्संदेह वह केवल सिद्धांत में था, हकीकत में ली क्विंकॉन कोई मूर्ख नहीं था। सम्मेलन कक्ष में हर किसी के क्रोधित होने और किसी अन्य की तुलना में अधिक जोर से चिल्लाने के बावजूद वह अच्छी तरह से जानता था कि चूंकि त्यान्हाई शहर चेन परिवार का निर्दिष्ट क्षेत्र था, इसलिए सेना और अधिकारियों पर उनके द्वारा कई हमले किए गए थे। अभी चेन परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर लियानची वेटलैंड पार्क में एक अज्ञात ताकत के साथ गोलीबारी कर रहा था। भले ही उसे शहर में सेना भेजनी पड़े, लेकिन उसके लिए एकमात्र बहाना उस अज्ञात बल द्वारा भेजे गए आतंकवादियों को खत्म करने में चेन की सहायता करना होगा। यदि वह इन लोगों के सुझाव के अनुसार काम करता और अधिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों का सफाया करने के लिए सेना भेजता। ये संतोषजनक लग रहा था, लेकिन उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसा आदेश जारी होने के तुरंत बाद वह शहर के गवर्नर के सिर पर बंदूक तान दी जाएगी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। शायद उन्हें इस्तीफा देने का मौका भी न मिले, वह शायद पृथ्वी के मुख से गायब हो जाए। इसलिए भले ही इस घटना ने त्यान्हाई के प्रमुख गढ़ में अराजकता पैदा कर दी थी और यह एक गंभीर घटना थी जिसे अधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर भी कोई राय नहीं व्यक्त की। उन्होंने बस सूचना दी और ऊपर से आदेश का इंतजार किया। चूंकि इसमें चेन परिवार शामिल था, इसलिए अब यह निर्णय लेना उसका नहीं था। त्यान्हाई के उच्च पदस्थ अधिकारियों के तर्कों और ली क्विंकॉन की चुप्पी के बीच अंगूठी सिटी गवर्नर के कार्यालय में विशेष समर्पित फोन लाइन अंततः बजी। कार्यालय तुरंत शांत हो गया, सबकी निगाहें फोन पर टिकी थीं। ली क्विंकॉन ने धीरे से फोन उठाया। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। निश्चिंत रहें मेंडर, मैं परिणाम को संभाल लूंगा और घटना के प्रभाव को फैलने नहीं दूंगा।
ठीक है, बस इतना ही। कृपया अपना ख्याल रखें, मेंटर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कॉल समाप्त हो गई और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। भावहीन चेहरे के साथ कमरे का सर्वेक्षण करने के बाद ली क्विंकॉन ने शांति से कहा, जनरल झाओ 198वीं और 199वीं ब्रिगेड को शहर में आने का आदेश दें। उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी है, जनता को निकालना है और युद्ध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को सील करना है। वे अज्ञात आतंकवादियों का सफाया करने में हमारी 96वीं हेवी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की 755वीं बटालियन की सहायता करेंगे। एक भी सशस्त्र ट्रक को बचना नहीं चाहिए। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, ऑफिस में पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। वहां हर कोई जानता था कि 96वीं हेवी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड वह इकाई थी जिसे चैन परिवार ने शहर में तैनात किया था, अनिवार्य रूप से चैन परिवार की निजी सेना। हालांकि चैन परिवार की निजी सेना को सेना द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया था, फिर भी उनके पास सेना के युद्ध क्रम में एक पदनाम और एक स्थान था। नियमित सैन्य अधिकारी आमतौर पर इस इकाई को अपनी इकाई नहीं मानते थे और आमतौर पर उन्हें चैन फैमिली आर्मी के रूप में संदर्भित करते थे। लेकिन अब ली क्विंकॉन अपने आधिकारिक सैन्य पदनाम का उपयोग कर रहे थे। वहां कोई भी मूर्ख नहीं था, वे सभी समझ गए कि उच्च अधिकारियों ने इस घटना की प्रकृति को परिभाषित किया है। उन्होंने चैन परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका को नजरअंदाज कर दिया और तथाकथित अज्ञात बल पर उंगली उठाई। और चैन ये, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, चैन परिवार के सैनिकों के साथ जो शहर में भारी हथियार लेकर आए थे, स्वाभाविक रूप से अज्ञात सशस्त्र विद्रोहियों का सफाया करने वाली नियमित सेना मानी जाती थी। कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसका परिणाम यही होगा। हालांकि आदेश सुनने के बाद भी उन्हें पछतावा महसूस हुआ। इसी तरह कई लोग जो पहले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उन्होंने ये सुनकर चुपचाप राहत की सांस ली कि उन्हें चैन परिवार से मौत तक नहीं लड़ना पड़ेगा। ली क्विंकॉन ने सभी के भावों में सूक्ष्म बदलावों को नोट किया। जबकि वह भावहीन रहा, उसने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। फिर उन्होंने आगे कहा, जहां तक प्रशासनिक कार्य के प्रभारी लोगों की बात है, घबराई हुई जनता को शांत करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने का काम आपको सौंपा गया है। यह एक भारी बोझ है, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ करें। निश्चिंत रहें सिटी गवर्नर, हम गारंटी देते हैं कि मिशन पूरा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्द ही जैसे ही उच्च अधिकारियों ने इस घटना के लिए मुख्य स्वर को अंतिम रूप दिया, त्यानहाय अधिकारियों ने अंततः कदम उठाना शुरू कर दिया। खाली कार्यालय को देखते हुए ली क्विंकॉन ने धीरे से आह भरी, हाय कुलीन पुल, आप आँख क्यों भरते हैं लॉर्ड सिटी गवर्नर। अचानक उसके पीछे एक कर्कश आवाज प्रकट हुई। ली क्विंकॉन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक घूम गया। फिर उसने काले हुरी में एक आदमी को देखा, उसकी शक्लें स्पष्ट थीं, जो किसी तरह उसके कार्यालय में दिखाई दिया था। जैसे ही वह गार्डों को बुलाने ही वाला था, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, जल्दी मत करो लॉर्ड सिटी गवर्नर, मैं केवल आपके जैसे लोगों से बने एक समूह की ओर से आपका स्वागत करने आया हूँ। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। डॉट 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 55 अध्याय 55 प्रलय का दिन जीवन रक्षा समिति का निमंत्रण। मेरे जैसे लोगों द्वारा बनाया गया एक संगठन। ली क्विंकॉन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने धीरे से पूछा, कौन सा संगठन, वे क्या करते हैं, मैंने उनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। काले कपड़े वाला वह व्यक्ति तुरंत गंभीर हो गया, उसकी अभिव्यक्ति भक्तिपूर्ण थी। हम अंतर्दृष्टि वाले लोगों से बना एक संगठन है जो दुनिया और लोगों की परवाह करते हैं, वे भी इन प्राचीन शक्तिशाली परिवारों और कुलों द्वारा दबाए जाते हैं जो हमारी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ हैं। हमारी स्थापना के दिन से हमारे संगठन का मिशन लोगों को आग और पानी से बचाना है, इन परिवारों और कुलों को पूरी तरह से इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना है जो हजारों वर्षों से विश्व मंच पर सक्रिय है, और पूरी दुनिया में सच्ची स्वतंत्रता और समानता की रोशनी फैलाना है। हमारा अल्पकालिक लक्ष्य आगामी प्रलय के दिन व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे आम लोगों को बचाना और दुनिया में शांति और न्याय बहाल करना है। इसलिए हमारे संगठन का नाम है प्रलय का दिन जीवन रक्षा समिति। मिस्टर ली, आपकी वर्तमान स्थिति हमारी समिति के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया मुझे डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी के अलौकिक क्षमता विभाग के निदेशक को हमारे सर्वोच्च अध्यक्ष की ओर से आपको सबसे गंभीर निमंत्रण देने की अनुमति दे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वह बोला, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी छाती की जेब से एक शुद्ध सोने का पदक निकाला। पदक पर राहत के अलावा शब्दों की एक पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, डूम्सडे सर्वाइवल कमेटी के उपाध्यक्ष, त्यानहाई जिले के सर्वोच्च कार्यकारी सदस्य ली क्विंकॉन। ली क्विंकॉन को उम्मीद नहीं थी कि इस संगठन ने पहले ही उनका पद और उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला पदक तैयार कर लिया है। एक पल के लिए स्तब्ध, वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि मैं शामिल होने के लिए सहमत हो जाऊंगा। हाँ, काले कपड़े वाले आदमी ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। आखिरकार हमारा लक्ष्य एक ही है और अब यह हमारा सबसे अच्छा अवसर है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। निस्संदेह उन्होंने जिस समान लक्ष्य का उल्लेख किया था, वह चैन बाय न्यू और जी परिवारों के नेतृत्व वाले 4000 साल पुराने परिवारों के साथ साथ उनके नीचे के अनगिनत कुलीन कुलों को उखाड़ फेंकना था। क्या ये लक्ष्य वास्तव में देश और लोगों के लिए था, या क्योंकि इन महान परिवारों ने बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी अपनी सेनाओं में उन्नति के लिए चैनलों और जगह की कमी हो गई, इस प्रकार उन्हें पुरानी शक्तियों को उखाड़ फेंकने और नया अभिजात वर्ग बनने के लिए एकजुट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहना कठिन था, निस्संदेह वह भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक भव्य और नेक नारा होना ही काफी था। एक क्षण की चुप्पी के बाद ली क्विंकॉन अंततः मुस्कुराए और पदक लेने के लिए आगे बढ़े। जैसा कि निदेशक ने कहा, मैं वास्तव में आपके पक्ष के समान लक्ष्य साझा करता हूं। चूंकि अध्यक्ष मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए अपने विनम्र प्रयासों में योगदान दूंगा। ये देखकर काले कपड़े पहने उस आदमी ने, जिसका चेहरा स्पष्ट हो गया था, अंततः अपना भेष त्याग दिया और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। ये चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक पीला युवक था जो ली क्विंकॉन के उत्तर से बेहद संतुष्ट लग रहा था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, अलौकिक योग्यता विभाग के निदेशक रूलिन चेयरमैन ली का स्वागत करते हैं। डॉट 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 लियानची वेटलैंड पार्क, विश्व की सर्वोच्च उत्कृष्ट शक्तियों का टकराव अभी भी जारी था। चेन्नई के पास वर्तमान में त्यानहाई शहर में बढ़ती अंतर्धाराओं के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। भयंकर रूप से धधकते ड्रैगन को मारने के बाद, शायद इसलिए क्योंकि उसकी संप्रभु अपनी ड्रैगन पर लगी आग की तुलना में उच्च श्रेणी की थी, या शायद इसलिए कि उसकी ताकत ड्रैगन से बेहतर थी। संक्षेप में, उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, यहाँ तक कि उसके शरीर पर कब्बों पर एक भी शिकन नहीं थी। इस बीच जियो युआन, जो उससे कुछ ही दूरी पर हवा में खड़ा था, ने आश्चर्य की दृष्टि से देखा। चेन्नई के पिछले कार्यों और जिनफेंग समूह में मर्चेंट अलायंस के सहयोगी द्वारा भेजी गई जानकारी से उन्होंने निर्णय लिया था कि चेन परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर संभवतः एक योग्यता उपयोगकर्ता भी था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन्नई की अलौकिक शक्ति पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी है। फायर ड्रैगन इंटेंटेशन तावीज को तोड़ने में सक्षम होने के लिए उसने अनगिनत संसाधन खर्च किए थे। इस तरह की युद्ध शक्ति ने उसे सबसे मजबूत क्षमता वाला उपयोगकर्ता बना दिया था, जिसे उसने इस दुनिया में स्थानांतरित होने के बाद से देखा था। पहले वह इन क्षमता उपयोगकर्ताओं को काफी खारिज करते थे जो अपनी शक्तियों को चलाने के लिए केवल अपनी शारीरिक प्रवृत्ति पर भरोसा करते थे। उनके विचार में यह विधि बहुत ही अपरिष्कृत और निम्न स्तर की थी, जो उस दुनिया में प्रचलित अमर विधियों से बहुत हीन थी जहां से वह अपने पिछले जीवन में आया था। आज से पहले उनके द्वारा सामना किया गया लगभग हर क्षमता उपयोगकर्ता एक भी चाल में उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था जिसने उनके विचार की पुष्टि की। आखिरकार वह लंबे समय से इस दुनिया में नहीं था, वह केवल 1 या 2 सप्ताह से ही गंभीरता से साधना कर रहा था। फिर भी वह पहले से ही अधिकांश क्षमता उपयोगकर्ताओं को कुचल सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमर विधियों ने इन सहज आधारित अलौकिक क्षमताओं को पूरी तरह से मात दे दी है। लेकिन अब उनके पहले की चेन ने वास्तव में फायर ड्रैगन इंटेंटेशन का सामना किया था, जो वर्तमान में उनके सबसे मजबूत तुरुप के पत्तों में से एक था।
और वह पूरी तरह से सुरक्षित था। इसने उन्हें एबिलिटी यूजर्स के नाम से जाने जाने वाले समूह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया, और निश्चित रूप से उसे अपने सामने चेनिए का पुनर्मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता थी। संयोगवश चेनिए ने भी उसी समय उधर देखा। उनकी नजरें टकराईं और चेनिए मुस्कुराए। यदि आपके पास कोई अन्य तरकीब नहीं है तो आप शायद आज यहाँ सचमुच मरने वाले हैं। तो फिर आप आ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, जियो युआन ने ठंडे स्वर में कहा। तभी उसके हाथ में पीले कागज का एक और टुकड़ा जलने लगा और वह बुदबुदाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जादू कर रहा हो। हालांकि चेनिए की गति और भी तेज थी। पहले से ही इन तावीज़ों की शक्ति को देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जियो युआन को जादू करने का एक और मौका नहीं देगा। जबकि जियो युआन अभी भी कुछ मंत्र का जाप कर रहा था, चेनिए की आंखों से अचानक एक बेहद सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अगले ही क्षण रात्रि के आकाश में विशाल स्वर्णिम दिव्य पुतलियों का एक जोड़ा हवा से प्रकट हुआ। विद्यार्थियों ने जियो युआन की ओर देखा, जैसे 9 स्वर्गों से कोई देवता नश्वर संसार को देख रहा हो। जियो युआन जो जब कर रहा था अचानक कांप उठा जैसे बिजली गिर गई हो। इसके तुरंत बाद उसने खून के कई कौरे से उगल दिए जैसे कि वह बेकार हो, सीधे आसमान से गिर रहा था और जोर से जमीन पर गिर रहा था। हालांकि जियो युआन को अपने सिर में होने वाले दर्द की परवाह नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 10,000 कीड़े उसके दिल को निगल रहे हों। उसने डरावनी दृष्टि से चेनिए की ओर देखा। आप में वास्तव में एक से अधिक अलौकिक क्षमताएं हैं, और मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। चेनिए आग की एक लकीर में बदल गई और तुरंत जियो युआन के सामने आ गई। अपने लड़ाकू चाकू को ऊंचा उठाकर उसने जियो युआन पर हमला कर दिया, इससे पहले कि उसकी आवाज भी धीमी हो जाती। जब वह नीचे हो तब प्रहार करो। भले ही जियो युआन द्वारा प्रदान किया गया कुल आक्रोश मूल्य केवल 1300 था, जिससे हत्या की संभावना केवल 13% हो गई। न केवल उसे मारने की संभावना कम थी, बल्कि हत्या के बाद सिस्टम के पुरस्कार भी निश्चित रूप से बहुत कम होंगे। लेकिन एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना जो हर पहलू में फेंग हुआन और ये चेन से कहीं आगे था। चेनिए का अति आत्मविश्वासी होने और कार्रवाई करने से पहले मारने की संभावना अधिकतम होने तक इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। तारांकन बजना, तारांकन, धातु के टकराने की आवाज आई। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही लड़ाकू चाकू जियो युआन के सिर को उतारने ही वाला था, अचानक उसके शरीर पर एक पन्ना हरा अवरोध दिखाई दिया। अवरोध सिर्फ प्रकाश के पर्दे जैसा लग रहा था, लेकिन एक कछुए के खोल की तरह था जिसे बिल्कुल भी नहीं काटा जा सकता था। जियो युआन भी अंततः हेवनली आई के मानसिक हमले से उबर गया, जिसने सीधे उसकी आत्मा पर प्रहार किया था। चेनिए के ब्लेड के नीचे से निकलने के लिए उसने तुरंत गदा घुमाया, फिर खुद को दूर करने के लिए तेजी से हवा में तैरने लगा। हालांकि वह अपने जीवन बचाने वाले खजाने की बदौलत अपनी जान बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन अभी चेनिए के साथ हुए आदान प्रदान ने उसे अभी भी डर के साथ छोड़ दिया है। उसके पास फिलहाल उस तरह के मानसिक हमले से बचाव का कोई साधन नहीं था। इस बार तो वह खजाने की वजह से बच गया, लेकिन अगली बार शायद ऐसा न हो। .56 अध्याय 56 स्वप्न पुष्प का जन्म। आपके जीवन बचाने के तरीके सभ्य हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे कितनी बार आपकी रक्षा कर सकते हैं। चेनिए में स्ट्राइक से हतोत्साहित नहीं हुए। यह अपेक्षा के अनुरूप था। जियो युआन की कोई बात नहीं, यहाँ तक कि फेंग हुआन और ये चेन को भी मारना इतना आसान नहीं होगा। नियति के इन बच्चों की जन्मजात कुत्ते की किस्मत ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में बचाया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियो युआन के पास स्पष्ट रूप से तुरुप के पत्ते थे जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, भले ही वह वास्तव में अपनी बुद्धि के अंत में था। कुछ संयोग शायद उसे अपने जीवन से बचने की अनुमति देगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उस स्लैश ने उनके कुछ अनुमानों को सत्यापित करने का काम किया था। अगर उसे शुरू से ही लगा होता कि वह नियति के बच्चे को इस तरह से नहीं मार सकता, तो हत्या की संभावना वास्तव में कम नहीं होती। इस प्रणाली तंत्र का पता लगाने के बाद वह उन स्थितियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सका जहां प्रत्याशित विफलताओं के कारण हत्या की संभावना कम हो गई थी। जो फैमिली विला में फेंग हुआन को मारते समय हुई दुर्घटना के समान चेनिए ने खुद महसूस किया था कि किंजू की निशानेबाजी के साथ उस दूरी से चूकना संभव था। वास्तव में किंजू चूक नहीं गया था, लेकिन गोली किसी भी आंतरिक अंग या प्रमुख रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे उसके शरीर से गुजर गई थी। वह नियति के बच्चे का कुत्ता भाग्य था। वास्तव में इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उस समय हत्या की संभावना कम हो गई थी। इस बार चेनिए को उसी क्षण पता चल गया जब उसने अपना ब्लेड घुमाया कि यह जियो युआन को नहीं मारेगा। इसलिए सिस्टम के फैसले में इसे असफल हत्या के रूप में नहीं गिना गया और हत्या की संभावना स्वाभाविक रूप से कम नहीं हुई। चेनिए ने अनुमान लगाया कि हत्या की संभावना में गिरावट संभवतः सिस्टम की ओर से सजा का एक रूप था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भाग्य के इन बच्चों का सामना करते समय उसके मन में कोई इच्छाधारी सोच न हो जिनके पास बहुत भाग्य था। भले ही वह उनकी हड्डियों को पीस कर राख कर दे, लेकिन जब तक सिस्टम की हत्या की अधिसूचना सामने नहीं आ जाती, वह एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकता था। आकाश में जियो युआन ने चेनिए को डर के साथ देखा, उसे ज्वाला कवच पहने और एक लंबा ब्लेड लहराते हुए देखा। उसने रात के आकाश में सुनहरी आंखों की उस जोड़ी पर फिर से नजर डाली। धीरे धीरे उसने अपने वस्त्र से कछुए के खोल जैसी एक हथेली के आकार की वस्तु निकाली। उस कछुए की खोल पर ब्लेड का निशान साफ दिखाई दे रहा था। खोल जिससे हल्की चमक निकलनी चाहिए थी, अब काफी मध्यम हो गई थी। यदि वैसा ही प्रहार दोबारा हुआ तो ये जीवन रक्षक धर्म खजाना उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में ऐसे धर्म खजाने को परिष्कृत करना निस्संदेह नारकीय कठिनाई का था। अपने शरीर पर उन विभिन्न तावीज़ों को शामिल करने के लिए उन्हें परिष्कृत करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि मर्चेंट एलायंस का व्यापक प्रभाव नहीं होता तो वह कभी भी इतने सारे उपभोज्य धर्म खजाने को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार इस वर्तमान दुनिया का वातावरण अभी भी बदल रहा था और ऐसे संसाधन बहुत दुर्लभ थे। शायद जब एक दिन प्रलय का दिन पूरी तरह से आ जाएगा तो ऐसे खजाने अधिक आम हो जाएंगे। इसलिए जबकि उसके पास बहुत सी वस्तुएं थी, वे सभी उपभोग्य वस्तुएं थी। एक बार उपयोग करने के बाद वे खत्म हो गए और अल्पावधि में उनकी भरपाई करना कठिन होगा। इन धर्म खजानों को छोड़कर और केवल अपनी ताकत के बारे में बात करते हुए जियो युआन ने महसूस किया कि उसे एक सामान्य क्षमता उपयोगकर्ता से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने सीधे चेनिए या सुयान जैसे राक्षसों का सामना किया तो उसे मार दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरी दुनिया से जो खेती के तरीके लेकर आया था वह घटिया थे, बल्कि इसका मतलब यह था कि वह यहाँ बहुत कम समय के लिए आया था। तनावपूर्ण स्थिति के साथ उन्होंने परिस्थितियों को समझने के बाद खेती करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा इन शक्तिशाली उपभोग्य सामग्रियों को तैयार करने में खर्च कर दी। उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी और जिस उपभोज्य धर्म खजाने पर उसने भरोसा किया था उसका मुकाबला चेनिए की स्वर्गीय नेत्रलौकिक क्षमता ने किया। ये बस एक असंभव लड़ाई थी। जियो युआन तुरंत हवा में पीछे की ओर होने से पहले केवल एक पल के लिए झिझका। युवा मास्टर चेन, दुनिया बहुत विस्तृत है, हम भविष्य में धीरे धीरे अपना हिसाब किताब कर लेंगे। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि यहाँ कौन सी स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने प्रकट होने वाले हैं। जियो युआन स्वभाव से सतर्क था और स्वाभाविक रूप से किसी अज्ञात वस्तु के लिए लड़ने के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। आखिरकार उनके पास खेती की तकनीकें इस दुनिया के लोगों की समझ से कहीं परे थी। अतिक्रमण के पथ पर वह दूसरों से कई कदम आगे पैदा हुआ था। उसे केवल भविष्य में लगातार विकास करने की आवश्यकता है और वह निश्चित रूप से इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा। इस समय एक भी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने के लिए किसी के साथ महत्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। चेनिए ने साथी को जाते हुए देखा, उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। जियो युआन अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं से स्पष्ट रूप से अलग था। कोई नहीं जानता था कि उसके पास और क्या तरीके थे और वह हो सकता था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिससे इस स्तर पर निपटना बहुत कठिन था। अगर वह भागना चाहता तो चेनिए कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि हेवनली आई के मानसिक हमले शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं थी। उस एक झटके ने अभी उसकी अधिकांश मानसिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति खत्म कर दी थी। यदि वह फिर से वही चाल अपनाता तो उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती।
आज का प्राथमिक लक्ष्य सपनों का फूल प्राप्त करना था, जियो युआन की अचानक उपस्थिति नहीं। हालांकि जैसे ही जियो युआन जा रहा था और मर्चेंट एलायंस के भाड़े के सैनिक देखकर पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे, एक अजीब सी खुशबू अचानक पूरे पार्क में फैल गई। जैसे ही उसने सुगंध सूंघी, चेन्नई को लगा कि उसका उत्साह बढ़ गया है। अभी अभी उसकी जो मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी, वह वास्तव में तेजी से ठीक हो रही थी, जिससे उसका दिमाग बहुत अधिक स्पष्ट हो गया था। एक पल के लिए स्तब्ध, वह अचानक अपने पीछे झील की ओर देखने लगा। उपस्थित अनगिनत सैनिकों और क्षमता उपयोगकर्ताओं के साथ साथ छाया में छिपे गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों की भी समान प्रतिक्रियाएं थीं। सबकी निगाहों के नीचे लियानची वेटलैंड पार्क में छोटी झील के केंद्र में एक धीमी रोशनी धीरे धीरे खिली। फिर सभी ने देखा कि धुंधली रोशनी के केंद्र में एक कमल का डंठल था और डंठल के ऊपर एक ही डंठल पर 2 जुड़वा कमल के फूल खिलने वाले थे, एक काला एक सफेद। उन्होंने हल्की धुंध और दिल को ताजगी देने वाली अलौकिक सुगंध उत्सर्जित की। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा, वह अपने हृदय में एक सहज इच्छा जागृत हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई चमत्कारी औषधि हो जिसे खाने से अमरता प्राप्त हो सकती है। ये जैविक प्रवृत्ति से जन्मी इच्छा थी। सपनों का फूल। चेन्नई ने खिलने वाले जुड़वा कमलों को देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसी समय वास्तव में एक सिस्टम अधिसूचना बजी। डिंग, मेजबान के पास होने वाली एक असामान्य घटना का पता चला। एक अस्थायी मिशन शुरू हो गया है। मिशन, सपनों के फूल को जब्त करें। मिशन विवरण, पुनर्जन्म स्वर्ण कमल में एक डंठल पर 2 फूल होते हैं। एक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन और मृत्यु के बीच महान आतंक है, साथ ही अंतहीन पुनर्जन्म भी है। पुनर्जन्म बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किंवदंती है कि जब भी पुनर्जन्म का एक नया चक्र शुरू होता है,